my name is Jasmine and I hope you all are doing well. आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इससे पहले मैं आपको कुछ ऑडिट के रिगार्डिंग बताना चाहूँगी कि आपको ऑडिट जो है इट इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो आपको इसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए ताकि आपको ये रिटेन रहे और आप इस सब्जेक्ट के टच में रहो और आपको जो भी है मेन जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो आपको हमेशा रिटेन रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर 3 से, दैट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे एंड मोर ओवर अगर आपके पास आप कुछ पुराने अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स हैं तो और अगर आप स्टडी मैट रेफ़र करते हैं, वैसे आपको स्टडी मैट ही रेफ़र करना चाहिए, तो स्टडी मैट शुड बी अपडेटेड वन, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चेंजेस आए हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप स्टडी मैट न्यू वाला ही यूज़ करें, अपडेटेड जो ICAI ने इशू किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? ऑडिटर असेस करता है रिस्क और यहाँ पे मैनेजमेंट भी अपना रिस्क असेस करती है अपने प्रोसेसेस लगाकर। देन रिस्क असेसमेंट असेसेस द लेवल ऑफ रिस्क वेरियस बिजनेस प्रोसेसेस में कहाँ है रिस्क, उनके असेस करना लेवल ऑफ रिस्क को। एंड रिस्क असेसमेंट फोकस करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट में वहाँ पे सब हर जगह पे रिस्क असेसमेंट कवर करता है। स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी टू डिटरमाइन द एरियाज ऑफ ग्रेटर रिस्क। हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट को कवर करते हैं। देन वी कम अक्रॉस द टॉपिक इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। सबसे पहले यहाँ पे हम इस टॉपिक में बताया गया है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे क्या होगा कि ऑडिटर ने अपना ओपिनियन, उसको वैसे तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, यानी जो भी उसका ओपिनियन जाना था, बट ओपिनियन उसने गलत दिया जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मटीरियली मिसस्टेटेड। तो यहाँ पे जहाँ पे उसका मॉडिफाइड ओपिनियन रिक्वायर्ड था वहाँ पे उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, यानी ऑडिट रिस्क उसने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मटीरियली मिसस्टेटेड थे। ऑडिट रिस्क के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इट इज अ लाइक स्टेज कि जहाँ पे एक हमें ससेप्टिबिलिटी, यानी एक चांस है कि एक असर्शन जो है कि उसमें एक असर्शन में कोई मिसस्टेटमेंट है जो कि मटेरियल हो सकती है, चाहे इंडिविजुअली चाहे एग्रीगेट, जब हम उसे बाकी इस मिसस्टेटमेंट के साथ करेंगे। एज्यूमिंग की मेन यहाँ पे हमारी क्या एजम्पशन लगती है कि देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ससेप्टिबल है, असर्शंस हैं और नो रिलेटेड कंट्रोल्स, यानी इनहेरेंट रिस्क वो स्टेज होती है जहाँ पे मिसस्टेटमेंट होने के चांस हैं, ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन कौन सी कंडीशन क्या है कि हमारे पास अभी भी कोई रिलेटेड कंट्रोल वहाँ पे नहीं है, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क हम दोनों स्टेज पे ही आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिजर्वेशन लेवल, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कवर कर लेना। देन कमेंट्री में क्या है कि दीज आर द बिजनेस एंड अदर रिस्क, बिजनेस और अदर रिस्क होते हैं अराइज फ्रॉम द एंटिटी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने अटेन करने होते हैं वहाँ पे, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारी एंटिटी, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन इट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देन इंपॉर्टेंट वर्क इज हेयर द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट विल वेरी करेगी वो बेस्ड ऑन द नेचर ऑन द अकाउंट ऑफ बैलेंस, यानी असर्शन टू असर्शन हमारी जो मटीरियल रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट का जो लेवल है वो वेरी करेगा। देन रिस्क ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स टू द ऑडिटर माइट इंक्लूड, क्या क्या उसमें हो सकता है कि ऑडिटर को लगेगा क्या कहाँ पे रिस्क होने की चांसेस है। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी वो मिसस्टेट हो सकते हैं, हाई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या अकाउंटिंग एस्टिमेट में गलती हो सकती है, वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट नहीं था हमारे पास, डिक्लाइनिंग या वॉलेटाइल इंडस्ट्री है हमारी, बिजनेस फेलियर्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे गोइंग कंसर्न, इन सब चीज़ों को अफेक्ट ये सब चीज़ें करती हैं, तो ऑडिटर इन रिस्क से कंसर्न्ड होता है। देन कम्स कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है कि रिस्क दैट द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यानी वहाँ पे रिलेटेड कंट्रोल्स हैं हमारे पास, बट या तो वो प्रिवेंट नहीं करेंगे, विल नॉट प्रिवेंट, और अगर उन्होंने प्रिवेंट या तो वो प्रिवेंट भी नहीं करेंगे, अगर प्रिवेंट कर लिया यानी डिटेक्ट या करेक्ट नहीं करेंगे, अगर मिसस्टेटमेंट हो चुकी है, प्रिवेंट नहीं किया
तो उसमें क्या डिटेक्ट या करेक्ट नहीं करेंगे टाइमली बेसिस पे, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है इंडिविजुअली। ये जो लाइंस हैं बेसिकली मिसस्टेटमेंट वाली, मटेरियल इंडिविजुअली, ये आप बेसिकली ये चीज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपके एक तो आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि हमारे ऑडिट में मोस्ट ऑफ दिस चैप्टर्स में ये वर्डिंग्स यूज्ड हैं, तो आप इनको याद कर लेना। द एंटिटी शुड आइडेंटिफाई एंड असेस इट्स बिजनेस एंड अदर रिस्क। देखो, अब एंटिटी को खुद को आइडेंटिफाई और असेस भी करने हैं अपने रिस्क को, उनको रिस्पॉन्ड भी करना है। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश करके, इम्प्लीमेंट करके। देन अब किस टाइप के कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास? एंटिटी लेवल कंट्रोल्स एंड एक्टिविटी लेवल कंट्रोल्स। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या होते हैं? वो होते हैं परवेजिव टू ऑल द असर्शंस, एंटायर एंटिटी में हमारे कंट्रोल जमाना। एक्टिविटी लेवल कंट्रोल जो पर्टिकुलर किसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हो सकते हैं, किसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग, उनसे होते हैं, स्पेसिफिक असर्शन से जो डील करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द डिटेक्शन रिस्क। दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। क्या है? द रिस्क दैट दिस इज द रिस्क दैट द ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट जो एग्जिस्ट करती थी किसी असर्शन में, जो कि मटेरियल हो सकती है, द सेम लाइंस आर रिपीटेड ओवर है। द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क, acceptable level of detection risk for a given level of audit bears an inverse relationship with the risk of material misstatement। यानी जो डिटेक्शन रिस्क है हमारा, that is inversely related to risk of material misstatement। ठीक है। तो यानी एक जो ये डिटेक्शन रिस्क होता है ये ऑडिटर के हाथ में होता है, बाकी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क एंटिटी के पार्ट पे होते हैं। तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे उन असर्शंस को जहाँ पे उसे लगता है मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को उस एरिया में ज़्यादा उसे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। और अपने ऑडिटर अपने जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है तो उसको क्या कंसीडर करने पड़ेंगी? पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अब देखो कहाँ पे उसे लगता है कि ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस हैं, जैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है और इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर ना उसने सिलेक्ट कर लिया हो, या अगर ऑडिट प्रोसीजर तो हमारा सही था बस उसकी मिस एप्लीकेशन ना हो गई हो, या फिर जो रिजल्ट ऑडिट प्रोसीजर से निकले उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो गई हो। तो ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते वक्त, उनके रिजल्ट्स को स्टडी करते वक्त ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनअप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स तो नहीं है, मिस अप्लाइंग तो नहीं कर रखी सही है प्रोसीजर की, या फिर रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रखा। Then it is an important term कि audit risk is equal to the product of inherent risk, control risk and detection risk। आप पुराने like past year एग्जाम्स में देखेंगे तो जो लाइक सब क्वेश्चंस का पार्ट बन के आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक पूछा जाता है क्वेश्चन की ऑडिट रिस्क की कैलकुलेशन बताइए। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट फॉर्मूला है और यहीं से क्लियर होता है कि ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इसमें कवर होते हैं इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क। ठीक है। इन दोनों को हम अलग से स्टडी नहीं कर सकते, इनका कंबाइंड लेवल ऑफ स्टडी ही की जाती है। Then the relationship can be defined as risk of material misstatement into detection risk। risk of material misstatement क्या होती है? It is anticipated risk, मतलब कुछ की संभावना है उस चीज की, that a misstatement exist कर सकती है before the start of the audit। ऑडिट शुरू होने से पहले ही वहाँ पे जो है रिस्क है। इट हैज़ टू कंपोनेंट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। तो यहाँ पे दोनों का कंबाइंड लेवल पढ़ा जाता है। देन डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि रिमेन्ड अनडिटेक्टेड इवन इफ ऑडिट प्रोसीजर्स हमने लगाए, तो ये ऑडिटर के पार्ट पे होता है। तो इट शुड बी नोटेड दैट कंबाइंड लेवल ऑफ दिस, अगर जब इन दोनों को यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है डिटेक्शन रिस्क के साथ, एंड ऑडिट मटीरियलिटी इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि हमारा चांस है कि हम गलत ओपिनियन देंगे। अब हमारे ऑडिट मटीरियलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारा ऑडिट रिस्क उतना कम होगा, यानी उतने कम चांसेस होंगे कि हम गलत ओपिनियन दें। वहीं पे अगर हमारी ऑडिट मटीरियलिटी कम होगी तो ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा। तो दीज आर ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने ऊपर भी यहाँ पे मेंशन किया है स्पेशली लिखे। यहाँ पे आईसीआई ने अपने एक चार्ट में नाम यूज किया है डिटेक्शन रिस्क और एंगेजमेंट रिस्क। सो आप इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना। देन ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, अब जो इनहेरेंट रिस्क है
कंट्रोल रिस्क है वो हमारे हाथ में नहीं है। वी हैव, ऑडिटर के पास होता है डिटेक्शन रिस्क, उसके कंट्रोल में होता है, ठीक है। अब ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, यानी इस कंबाइंड को क्या कहते हैं हम, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क को हमें एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लेके आना, और कि रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो हमारे एविडेंसेस ऑब्टेन होते हैं वो हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दिस में बी अचीव्ड बाय प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जो भी हमें रिस्क असेस हुए उनके रिस्पॉन्स में, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, एजर्शंस लेवल पे। नंबर ऑफ एम्बेडेड एजर्शंस आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन में होती हैं अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एजर्शंस क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर करिए। एजर्शंस क्या होता है, मैनेजमेंट ने कुछ भी चीज एजर्ट की, यानी कुछ भी चीज कहा रिगार्डिंग कि कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कुछ उन्होंने जैसे कहा कि हमारी जो एसेट्स है वो हमारी हैं, यानी वी हैव द राइट ऑन द एसेट। तो जो उन्होंने राइट वर्ड यूज किया, दैट इज एन असर्शन। उनका जो उन्होंने कुछ चीज एजर्ट की, दैट इज कॉल्ड एजर्शन, ठीक है। तो और जो मैनेजमेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है ऑडिटर को या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देती है, तो वहाँ पे बहुत जो है assertions वहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। These relate to recognition, measurement, presentation and disclosure of various elements. Then नेक्स्ट कम्स द, अब ऐसे 315 में भी हमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ assertions बताई गई हैं। क्या होती हैं बेसिकली, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, अकाउंट बैलेंस, एंड लास्ट वन इज जो डिस्क्लोजर रिलेटेड होती है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जो फर्स्ट वन है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिलेटेड, आप उसको एक सीन एक इस तरीके से देखिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन को लेके, जैसे P&L की किसी आइटम को लेके, यानी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन को लेके। इसके लिए हमने यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बनाई है, कोका कोला। आपको ये वर्ड्स वैसे जो है वो इजीली याद रहते हैं, बट आप मिसप्लेस कर देते हो, तो इसलिए यहाँ पे इनकी मेमोरी टेक्निक आपको रिक्वायर्ड है। कोका कोला से क्या है, कंप्लीटनेस, ऑकरेंस, कट ऑफ, यानी कट ऑफ जो टाइम पीरियड होता है कि जो आइटम जो है जिस पीरियड से रिलेट करती है हम उसी में ही उसे रिकॉर्ड करें सही उसके अकाउंटिंग पीरियड में। देन ए से है एक्यूरेसी, एंड लास्ट सी से हमारे पास क्लासिफिकेशन। एक यहाँ पे याद रखना, जो कंप्लीटनेस है ये हमारे पास तीनों में आएगा, ट्रांजैक्शंस में भी, अकाउंट बैलेंस में भी, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अकाउंट बैलेंस के ऊपर क्या है, वी हैव इंजीनियर का सीवी। मेमोरी टेक्निक इज इंजीनियर, इंजीनियर को हम लाइक डिनोट करते हैं ER से, इंजीनियर का सीवी। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस के वो एसेट्स, लाइबिलिटीज, और यहाँ पे एक चीज याद रखते हैं हम, एसेट्स लाइबिलिटीज तो याद रखते हैं, यहाँ पे इक्विटी इंटरेस्ट की बात भी की गई है, वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी हमारी एक तरीके से आप देखोगे तो बैलेंस शीट की बात की गई है यहाँ पे मेनली, इसको इन पॉइंट्स को रिटेन करने के लिए। देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जो हमारी एसेट्स हैं उन पे हमारा राइट है, कंट्रोल है, और लाइबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन है। कंप्लीटनेस सारी हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड किया, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। देन कम्स द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, वही है अकरेंस, यानी जो भी हमारे इवेंट्स थे, ये लगा लो कि कंबाइंड हम ऊपर वाला सारा इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्क्लोज इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड अदर मैटर्स हैव अकर्ड एंड पर्टेन टू एंटिटी, कंप्लीट हैं वो सारी चीजें, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, जो भी पॉइंट्स है वो सब भी यहाँ पे रिपीटेड है। कंप्लीटनेस वही है, क्लासिफिकेशन भी ऊपर कवर किया था हमने फर्स्ट में पॉइंट, एक्यूरेसी वैल्यूएशन भी हमने कवर किया था, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी हमने ऊपर कवर किया था। तो ये थे हमारी एजर्शंस की कैटेगरी। देन अब ऑडिटर क्या होता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल्स पे वो यानी असेस करता है। पहला तो वो ही है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, देन इज स्पेसिफिक एजर्शंस लेवल। वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली एज अ होल स्टडी करता है, जो मैनी बहुत एजर्शंस को अफेक्ट करती हैं। देन हम देखेंगे सेकंड जो है वो स्पेसिफिक किसी एजर्शन को लेकर, यानी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी चीज को उसने उठ लिया, या जैसे किसी का बैलेंस, जैसे परचेजेस हमने देखी, तो परचेजेस के लिए उसने देखा स्पेसिफिक एजर्शन, अगर उन्होंने कहा कंप्लीट थी हमारी परचेजेस, सही टाइम पीरियड में रिकॉर्ड की गई है या नहीं, ये एक एजर्शन उठा के वो उसके ऊपर ऑडिटर रिस्क असेस करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले जो भी हमने असेस्ड रिस्क निकला था, ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे निकलते हैं। असेस रिस्क बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त हम रिस्क असेस करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
ठीक है, उसको असेस करो, उसकी सिग्निफिकेंस देखो कि क्या है उनकी सिग्निफिकेंस, और इम्पैक्ट देखो उनका अकरेंस वगैरह का कि मटेरियलिटी हमें रिवाइज करने की नीड है या नहीं। देन लाइकलीहुड ऑफ द असेस्ड रिस्क टू, और देखो सबसे पहले हमने देखा कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है असेस्ड रिस्क की, देन लाइकलीहुड चांस क्या है उनका अकर होने का, और डॉक्यूमेंट करो जो भी असर्शंस अफेक्ट हुई हैं उसको, और जो भी रिस्क अफेक्ट हुए थे यानी रिस्क असेस किए हमने, रिस्क अक्कर हुए, उनका इफेक्ट देखो, उनका इम्पैक्ट देखो ऑन ईच ऑफ दी असर्शंस पे देखो। देन ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे, ये सारे जैसे हमने देखा कि असर्शन से रिलेटेड आ रहे हैं, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। देन अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे जी, ये सारी हमारी असर्शंस बता रखी है रेलिवेंट टू द अकाउंट बैलेंस। हम फिर देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सिग्निफिकेंस देखो असेस्ड रिस्क की क्या है, उसे असेस करो। फिर असेस्ड रिस्क का लाइकलीहुड यानी चांस क्या है अक्कर होने का, उसका इम्पैक्ट क्या है अगर वो अक्कर हो जाता है तो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे असर्शंस कौन सी इफेक्ट हुई, अब उन असर्शंस के ऊपर रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट हुआ रिस्क का। देन की रिस्क जो है हमारे जो भी असर्शंस है वेरियस, उनका जो क्या जो भी रेलिवेंट है, जैसे वो अकाउंट बैलेंस की है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोजर्स की है, प्रेजेंटेशन की। देन आइडेंटिफाई करेंगे डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क जो कि ऑडिटर के सेपरेट अटेंशन जिनको चाहिए होगी, यानी सिग्निफिकेंट रिस्क वो हो गए जिन पे ऑडिटर को एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे या जिनके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन सफिशिएंट नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंक्वायर एंड डॉक्यूमेंट करो मैनेजमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिए उसके रिगार्डिंग। नेचर कंसीडर करो, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो लगा रखा है उन्होंने, जो कि इफेक्टिवनेस है जो रिस्क को मिटिगेट करने में आता है। इंश्योर करो कि कंट्रोल्स क्या है वो, ये तीनों पॉइंट्स का इंश्योर करो, यानी एक तरीके से डीओटी हम यहाँ पे याद करते हैं कि वो कंट्रोल्स डिजाइंड हैं, ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। अब उनके साथ हमें और वेरियस क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, वही बात है रूटीन इन नेचर है, यानी पीरियोडिकल जैसे मंथली वगैरह कंट्रोल्स यहाँ पे अक्कर हो रहे हैं। देन डिजाइंड टू प्रिवेंट, यानी इफेक्टिव है या नहीं वो अपना काम, मैनुअल या ऑटोमेटेड कैसे हैं, ऑडिटर इन सारी चीजों के लिए कंट्रोल्स को इंश्योर करेगा। देन कंसीडर करो एनी कोई किसी की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क तो नहीं, अगर हुई यूनिक करेक्टरिस्टिक तो उनको यानी उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग वेरियस अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक यानी यूनिक करेक्टरिस्टिक जिसको इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं, जहाँ पे कंट्रोल नहीं होते तो अकाउंट बैलेंस है तो नीड टू बी फर्दर उसके ऊपर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए जाएंगे और परफॉर्म किए जाएंगे। देन एग्जांपल्स कुड बी इंक्लूड कर सकते हैं हाई वैल्यू इन्वेंट्री, जो हमने ये सारी पहले जो एक टेबल फॉर्मेट में पढ़े थे वही सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट आते हैं पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट के क्या इंडिकेटर्स हैं। पॉसिबल पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, बात ये चीजें तो वही हैं, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। इसमें आपको याद करने के लिए मैं आपको चीज बताऊंगी, मेनली तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद करने हैं, टी और एस, ठीक है। तो पहले पॉइंट सारा इसमें कवर हो जाएगा इसलिए हम TSR यहाँ पे याद करते हैं। टी से है ट्रांजैक्शंस, एस से है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, आगे इन्हीं को ही एक्सपेंड किया गया है। आप इसकी सबसे पहले तो आप इनकी हेडिंग याद कीजिएगा, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग एंड कट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। इसके कुछ भी हम यहाँ पे जैसे मेमोरी टेक्निक यहाँ पे होगी हमारी CERC, क्योंकि इसे हमें एक फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा, इसे एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। CERC कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, रिकॉर्डिंग एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स। अब क्या है, टी से क्या है ट्रांजैक्शंस जो आइडेंटिफाई नहीं, अब कंप्लीटनेस में हमें क्या, कोई ट्रांजैक्शन जो हमने आइडेंटिफाई नहीं की, फिर कोई सोर्स डॉक्यूमेंट या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं था, प्रिपेयर्ड था तो उसे कैप्चर नहीं हुआ, नॉट कैप्चर्ड, यानी कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है तो पॉसिबल चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट है। और अगर बाद की बात है वो तो अगर वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट किया जाएगा तो वो मटेरियल हो सकती है, ठीक है। देन रिजेक्ट, कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हमारा रिजेक्टेड था और वो उसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हुए कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग। मेनली यहाँ पे जो 2 वर्ड यूज हुए हैं वो है ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट। देन एग्जिस्टेंस में हम क्या देखेंगे, कोई फिक्टिशियस या फिर कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं एंटर की गई सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे सही था
पर ट्रांजैक्शन गलत थी। दूसरे पॉइंट में क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट ही ओवरस्टेट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट कर दी हमने वही सोर्स डॉक्यूमेंट पे। देन कैप्चर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट हो गया, या ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट हो गई, या सोर्स डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट हो गया, या सोर्स डॉक्यूमेंट ही इनवैलिड था। तो दो ही पॉइंट यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे चल रहे हैं। एग्जिस्टेंस यानी वो एग्जिस्टेंस उसकी सही होनी चाहिए, यानी होना चाहिए और अक्कर होना चाहिए। उन चीजों के बारे में हम इसको यहाँ पे देखा, क्या क्या केस बन सकते हैं ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट के। देन रिकॉर्डिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट कैप्चर्ड इनएक्यूरेटली, रिकॉर्ड क्या करना होता है, रिकॉर्ड किया बट गलत रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट कर दी, या फिर सब्सिडरी लेजर्स में, यहाँ पे हम नया पॉइंट सब्सिडरी लेजर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे हम वही पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी वही बात है, अगर आप इनके दो दो पॉइंट्स भी याद कर लीजिएगा वो भी मोर देन इनफ है। तो जैसे यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पे याद हो गए, इसके पहले में हमें चारों पॉइंट्स याद हो गए, तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट कि सोर्स डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। कट ऑफ प्रोसीजर की ट्रांजैक्शन जो 1 पीरियड की है वो रिकॉर्ड हो रही है उसी सेम पीरियड में, बट और पॉसिबल इंडिकेटर क्या है कि वो कोई दूसरे पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है, तो हमारे मिसस्टेटमेंट के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। ठीक है, देन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच। और अगेन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप ये चैप्टर न्यू अपडेटेड स्टडी मैट से ही कवर करना, क्योंकि यहाँ पे माइनर चेंजेस भी ऐसे आए हैं जो हमारे इनिशियल पेजेस में जो कि बताए नहीं गए हैं इंस्टीट्यूट के वहाँ पे इनिशियल पेजेस में, तो आप यहाँ पे इसको न्यू स्टडी मैट से ही कवर करना। रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच क्या होती है, जहाँ पे ऑडिटर क्या है, कोई उसे लगता है कि ग्रेटर रिस्क, कोई ज़्यादा हाई रिस्क का एरिया है, वहाँ पे उसे अपने ऑडिटर को स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगा के अपनी ऑडिट परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऑडिट शुड बी रिस्क बेस्ड होनी चाहिए या फिर फोकस होना चाहिए, जहाँ पे ग्रेटर रिस्क होता है उन पे ज़्यादा उसने अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करना चाहिए। रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन अप्रोच टू ऑडिट जो एनालाइज करती है ऑडिट रिस्क को, सेट करती है हमारी मटीरियलिटी की थ्रेशहोल्ड्स को, ठीक है, और हमारा ऑडिट प्रोग्राम डेवलप कराती है। तो यहाँ पे हमारे पास AAA आते हैं, एनालाइज करना ऑडिट रिस्क को, ऑडिट मटीरियलिटी को सेट करना और ऑडिट प्रोग्राम्स को यहाँ पे डेवलप करना। देन ऑडिटर डज नॉट नॉर्मल, देखो ऑडिटर हर केस में स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करता, ऑल एरियाज में नहीं, जहां पे उसे लगता है कि जरूरी है, जहां पे मेजर रिस्क के चांसेस है वहीं पे भी ऑडिटर जो है वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। ठीक है, जो ये है RBA जो हम ये कर रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट होती है हमारी फाइनेंशियल ऑडिट का भी, फाइनेंशियल ऑडिट बोथ अटेस्ट ऑडिट का भी और ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी नॉर्मल हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं। देन ये फोकस करती है प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी मिस स्टेटमेंट रिस्क हैं जो कि प्रोवाइडेड इन अ फ्रेमवर्क टू रिड्यूस करना उसके इम्पैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ताकि एक तरीके से एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करना हमारे ऑडिटर्स को, ताकि हम ओपिनियन दे पाए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंडिकेटर्स ऑफ द रिस्क एज अ बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑडिटेड रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। यानी जब हम ये स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगा के करेंगे तो उनका जो हम जिनके हम एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी अपनी कंट्रोल प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन दिस अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द ऑडिटर टू इम्प्रूव इट्स ऑपरेशन फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑन द रिस्क जो ऑडिटर ने दी दैट डू नॉट हैव द करंट इम्पैक्ट, जिनका करंट इम्पैक्ट तो नहीं है लेकिन इनका लॉन्गर टर्म में इम्पैक्ट हो सकता है, तो पहले ही टाइम रहते हम उस चीज को सुधार लें। यानी एक तरीके से आज जो ऑडिट है वो सिर्फ इतनी लिमिट नहीं रह गई है कि जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं या जो करंट चल रहे हैं इवेंट्स उनके ऊपर अपना ओपिनियन देना या कुछ, बल्कि ऑडिटर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं ताकि हमें लॉन्ग रन में भी अगर हम आज जिस चीज को असेस कर सकते हैं तो उनके इम्पैक्ट को कोशिश करें आज इंप्रूव करने की, नलीफाई करने की। इन द कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट जो आप PSU में स्पेसिफिकली देखते हो, द रिस्क ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्या है कि मेनली आप EEE के ऊपर अपनी रिपोर्ट देता है ऑडिटर, तो अवेयरनेस ऑफ एरियाज दैट पुट्स द प्रोग्राम रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एंड दिस हेल्प देम टू फोकस ऑन ऑडिट, अटेंशन देता है उसके ऊपर। रिस्क एनालिसिस प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क देता है एश्योरेंस इन परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। ठीक है, अब आता है ऑडिट रिस्क एनालिसिस क्या होता है। ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट रिस्क एनालिसिस को, ठीक है, ऑडिटर के
अपनी एंटिटी के ऊपर अंडरटेकिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होती है जहां पे ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगानी पड़ती है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं। इट इज द रिस्क दैट ऑडिटर अननोइंगली और फेल टू तो वही है, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा बताई गई है। देन ऑडिट रिस्क आर ब्रॉट अबाउट बाय एरर एंड फ्रॉड। एरर क्या होता है, हमें सबको पता है एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, या तो ओमिशन होगा यहाँ पे या कमीशन होगा। ओमिशन यानी किसको हम बोल रहे हैं, लेजिटिमेट, यानी सही जो ट्रांजैक्शन थी उसे तो एक्सक्लूड कर दिया, और जो एररनेस ट्रांजैक्शन थी उसे इंक्लूड कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया एरर। फ्रॉड होता है इंटेंशनल, किसी को डिसीव करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मेनली जो है हाई लेवल अथॉरिटीज जो हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, ताकि उसे रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ये आप लाइन स्पेसिफिकली याद कर लेना। पहले भी मैंने आपको एक लाइन बताई थी मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और एक ये यहाँ पे है एरर और फ्रॉड की लाइन। देन एन एरर रिस्क क्या हो सकता है, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, सो डू इट केयरफुली। ठीक है, एरर रिस्क क्या होता है, एरर रिस्क में अराइज एरर इन प्रिंसिपल, एस्टिमेट, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस और डिस्क्लोजर में हमारा एरर की मिस्टेक यानी हो सकती है। फ्रॉड रिस्क तो मैनिपुलेशन होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई करना, मिस रिप्रेजेंटेशंस देना, किसी फाइनेंशियल इवेंट्स को लेकर, ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ गलत इंफॉर्मेशन देना, मिस अप्लाई करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और मिस अप्रोप्रिएशन करना जो भी हमारा एंटिटी का फंड है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है, जनरल स्टेप्स इन द कंडक्ट ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होती है। ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट में, कि उसको वही है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। तो इसमें वो बेसिकली 3 की स्टेप्स को परफॉर्म करेगा, वही हमारी 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। ट्रिपल आर क्या क्या है, सबसे पहले असेस करो किसे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस करो, फिर परफॉर्म करो। परफॉर्म किस में करते हैं हम, रिस्पोंड करने के वे से करते हैं। रिस्पॉन्ड कर किस में करेंगे हम, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के हम रिस्पॉन्स देंगे। देन लास्ट में हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी होती है। तो वही हमारे पास डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। ट्रिपल आर, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। अब रिस्क असेसमेंट जो हम यहाँ पे पहला पॉइंट कवर करने वाले हैं, वो क्या बेसिकली बात करता है कि रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, अब रिस्क असेसमेंट हो रही है तो यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से होगी, प्लानिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे होगा, यानी 315 की बातें आएंगी, एंटिटी को समझो, ये सारी बात हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ऐसे 220 से रिगार्डिंग आता है कि क्लाइंट एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस करे या नहीं। देन ओवरऑल एंगेजमेंट को प्लान करना, यानी 300 में करते हैं हम ये सब चीजें। परफॉर्म करना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अंडरस्टैंड करना एंटिटी को 315 में करते हैं हम ये। आइडेंटिफाई करना इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस और असेस करना उनके डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं। देन असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई करना सिग्निफिकेंट रिस्क को टू रिक्वायर, कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो वहां पे हमें स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर अकेले सफिशिएंट नहीं होते। देन कोई मटेरियल वीकनेस हमें मिल जाती है तो वो हम कम्युनिकेट करेंगे TCWG को, मैनेजमेंट को। देन उसके बाद हम इन्फॉर्म्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक इन्फॉर्म्ड असेसमेंट बनाएंगे हम किसकी, जो भी हमें रिस्क मिले दोनों लेवल्स पे उनकी। देन नेक्स्ट हमारा जो फेज आती है दैट इज रिस्क रिस्पॉन्स। दिस फेज ऑफ ऑडिट इज डिजाइन टू, यानी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के, ताकि मेनली हम करना क्या चाह रहे हैं कि ताकि हमारा ऑडिट रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। देन रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क, जो भी हमें यहाँ पे मिले फार्म, उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को और परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर जो वो डिजाइन कर रहा है उनको प्लान करते वक्त, उसको क्या ऑडिटर को क्या मैटर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, कि कौन से ऐसे असर्शंस हैं जिनके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन हमें मतलब सफिशिएंट नहीं है, वो सब देखेगा। ठीक है, जिनमें हाईली जैसे ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे
और दूसरा क्या है, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल तो एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो हेल्प करेंगे हमारे, यानी कि अपने रिड्यूस कर देंगे हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की नीड को, यानी वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। देन पोटेंशियल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स इतने सफिशिएंट है कि हमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी अगर परफॉर्म करने हैं बट एक थोड़े रिड्यूस लेवल पे। देन नीड टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन प्रोसीजर्स परफॉर्म। देन अगर मान लो कुछ भी ऐसा, अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम उन केस में परफॉर्म करेंगे जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दिया, या फिर कुछ ऐसे फ्रॉड सिनेरियो जहाँ पे अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं हमारी मैनेजमेंट हायर लेवल के लोग। देन अगर हमें कहीं सिग्निफिकेंट रिस्क मिलता है तो उस केस में भी हमें ये सारे मैटर्स जो थे ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे जब वो अपनी प्लानिंग कर रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स की। देन नेक्स्ट अब क्या आता है, आपको पता है जो भी ऑडिटर अपने प्रोसीजर डिजाइन करेगा, जो भी उसे इनर रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो भी उसे रिस्क मिले तो वो क्या उसका किस चीज का मिक्सचर होगा, कंट्रोल्स के ऊपर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का मिक्सचर होगा। देन यू नो ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आगे दो टाइप के होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, उसकी डिजाइनिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। देन आते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो अगेन दो टाइप का है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जिसमें हम मटेरियल वीकनेसेस को देखते हैं, मटेरियलिटीज को देखते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखा जाता है यहाँ पे। देन आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो बेसिकली ऐसे 520 में कवर्ड है। तो चलिए आते हैं हम हमारे लास्ट स्टेज दैट इज रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर, जो हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिट का पार्ट है। तो यहाँ इसे हम इस फ्लो चार्ट से कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट। सबसे पहले ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, जब उसने रिपोर्टिंग स्टेज पे जब वो आ गया कि मैंने जो प्रोसीजर्स लगाए वर दे सफिशिएंट, यानी इन सबको कैसे वो जज करेगा कि मुझे जो एविडेंस ऑब्टेन हुआ था अपनी ऑडिट के दौरान उसको वो इवेल्युएट करेगा, ठीक है। उसको इवेल्युएट करने के बाद क्या पर्पस है, क्योंकि वो इसलिए इवेल्युएट करेगा कि वो इतने सफिशिएंट हैं कि मैं अपना ओपिनियन उन पे बेस कर सकूं, ठीक है, कि कहीं मुझे एडिशनल काम ऑडिट वर्क कर परफॉर्म करने की तो नीड नहीं है। देन वो डॉक्यूमेंट करेगा जो भी उसे अपने रिवाइज उसने की, अगर ऑडिट या कुछ चेंजेस किए मटेरियलिटी लेवल्स में, कंक्लूजन्स किन पे रीच किया, उन सबको डॉक्यूमेंट करेगा। हम वो नेक्स्ट देखेगा, अगर उसको इवेल्युएट करेगा जब उसने ऑडिट एविडेंस, अगर उसको एडिशनल वर्क की रिक्वायरमेंट है यस, देन उसे रिस्क असेसमेंट यानी दोबारा से सारी स्टेज परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसे लगता है नहीं कि मुझे एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मिल चुके हैं, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं, तब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, अपना ओपिनियन फ्रेम करेगा उस पे, और कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट डिसीजंस या कुछ भी कहीं पे भी उसे लगता है कि कुछ ऐसे कम्युनिकेशन है जो मैनेजमेंट के साथ है, TCWG के साथ मुझे करनी चाहिए, तो वो उन्हें वहां पे करेगा और अपनी ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर देगा। तो ये था हमारा फाइनल फेज ऑफ ऑडिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है डिटरमाइन करना है, अगर इफ देयर हैज बीन अ चेंज इन द असेस्ड लेवल ऑफ रिस्क में कुछ चेंज आया है तो ऑडिटर इन सब चीजों को ध्यान में रखेगा, डिटरमाइन करेगा। देन वेदर कंक्लूजन जो उसने रीच किया वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस तो नहीं मिले उसको ऑडिट के दौरान जहां उसे और यानी केयरफुल स्टडी केयरफुल प्रोसीजर्स लगाने पड़ सकते हैं। देन एनी एडिशनल रिस्क शुड बी अप्रोप्रिएटली असेस होगा और उसके रिगार्डिंग हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेंगे ऑडिटर। देन एट लास्ट क्या आता है, जब सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म हो जाते हैं और ऑडिटर कंक्लूजन पे आ जाता है तो उसके बाद वो क्या करे, जो भी उसे ऑडिट फाइंडिंग्स मिली हैं वो रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को और TCWG को, और अपना ऑडिट ओपिनियन फ्रेम कर देगा, और जो भी उसने डिसीजन मेड ऑन द एप्रोप्रिएट वर्डिंग, जो भी उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में वर्डिंग्स लिखनी है, क्वालिफाइड स्टेटमेंट है या अनक्वालिफाइड, वो परफॉर्म कर देगा। देन नेक्स्ट आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इट इज अ वास्ट टॉपिक बट मोर ओवर बहुत इजी है, जो इसके हम कंसेप्ट देखते चलेंगे कि क्या क्या हम इसमें कंसेप्ट करेंगे, तो उसके जैसे आप एक कंसेप्ट कर लिया दूसरा कर लिया तो आपके लिए ये टॉपिक भी इजी होता जाएगा। तो चलिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंटिटी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है जो ये इसका बहुत वाइड स्कोप होता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग टर्म्स के साथ ही रिलेटेड होगा, नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सभी में हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड है, यानी ओवरऑल एंटिटी में ये होता है। लेकिन ऑडिटर मेनली उन्हीं इंटरनल कंट्रोल्स से कंसिस्ट करता है, उनसे ही रिलेट करता है जो कि उसके अकाउंटिंग को इफेक्ट करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। ऑडिटर बेसिकली उनके से ही उनको ही कंसिडर करता है।
देन कुछ होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे अकाउंटिंग मैटर्स के साथ, तो उस केस में वो इन इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी जो है वो उनको कंसीडर करता है। देन इंटरनल कंट्रोल आर सिस्टम जहाँ पे मेनली जब भी इसकी डेफिनेशन आपको दिखे क्या है, एक सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट ने डिजाइन की है ताकि हमें रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। बेसिकली जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है पोर्शन, आप उसको ही रीड आउट करिए क्योंकि मेन उन्हीं बातों में सारा इस टॉपिक का क्रक्स है। So no need to award more time on this topic. Internal control system means all the policies procedure जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट की ताकि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, ठीक है, इंक्लूडिंग एडहेरेंट, मतलब और क्या वो यहाँ पे देना चाह रहे हैं, किस चीज पे ध्यान कि हमारी जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, सॉरी हम इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे, हमारा कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज को फॉलो किया जाए, असेट सेफ गार्ड हो, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर हो, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस हो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, और है टाइमली प्रेपरेशन हो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब मैनेजमेंट बनाती है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मेन फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मेनली जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो फॉलो करती हैं। दूसरा होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क और इसमें हमें कंपनीज एक्ट भी क्या कहता है कि सेक्शन 133 हमने देखा था, ये रिलेट करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ड्रॉ करनी चाहिए। देन अब ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग। अब ये सारी जो बातें हैं वो बेसिकली ऐसे 315 की बातें की गई हैं। तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट की। कंट्रोल एनवायरनमेंट मैंने आपको तो बहुत एक ह्यूज पिक्चर होगी, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट की सफिशिएंट कि उसे सारा जो भी मैनेजमेंट एंटिटी के अंदर चल रहा है उसका पता चल जाए। देन उसको वो अंडरस्टैंडिंग किस में हेल्प करेगी, अपनी प्रिलिमिनरी असेसमेंट बनाने में, और वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट बताएगा कि इस कंपनी में, इस एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, अकाउंटिंग कैसी है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है इनका, और उसके बेस पे वो अपना रिस्क असेस करेगा और उसके रिस्पॉन्स में वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करेगा, अपना एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स वो डिजाइन करेगा। देन ऑर्डिनरी डेवलपमेंट जो हमारा ओवरऑल ऑडिट प्लान जो हम करते हैं डज नॉट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। उसमें जब हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते तो हम हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते, लेकिन कुछ की लेते हैं। अब ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग हम वो लेते हैं। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है थ्रू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ताकि उसे सपोर्ट करने कुछ भी उसकी असेसमेंट जो उसने कंट्रोल की उसके रिगार्डिंग उसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। द लोअर द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क जितना कम हुआ द मोर एविडेंस द ऑडिटर शुड ऑब्टेन, क्योंकि दीज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिटेक्शन रिस्क। चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब ऑडिटर अपना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है अबाउट द इफेक्टिव, हमारे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं जो एंटिटी ने लगा रखा है, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, हाउ दे आर अप्लाइड, इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, यानी थ्रू आउट द पीरियड ये अप्लाई हुए हैं या नहीं, एंड किसने इनको अप्लाई किया है एंटिटी के अंदर, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइजेस कुछ डेविएशंस हो सकती हैं हमें मिले, उन डेविएशंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अब जैसे हमने कोई सैंपल डाटा ले लिया, उस सैंपल डाटा में अगर हमें बहुत सारी मिसस्टेटमेंट, बहुत सारे ऐसा एरर्स डिटेक्ट होते हैं कि जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल इतने दिन अच्छा नहीं था, तो उसके बेस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा देगा ताकि कोई भी ऐसा चांस ना रहे जहाँ पे मिसस्टेटमेंट अक्कर हो जाए या फिर हमारा इंटरनल कंट्रोल खराब होने में जो भी डेविएशन हमें मिली वो अक्कर हो। तो उसके बेसिस पे अपना डिटेक्शन वो बढ़ाएगा ताकि डिटेक्शन रिस्क कम हो सके और वो अपना ऑडिट रिस्क एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ले आ सके। देन डेविएशंस फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल्स में भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेविएशन अक्कर होता है। सो आप इस पॉइंट को कंसीडर कर लेना, जैसे की पर्सोनल चेंज हो गए या फिर सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं जिसकी वजह से, या फिर ह्यूमन एरर, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेविएशंस हो गए उन दिनों में, उस टाइम पीरियड पे कंट्रोल अच्छा नहीं था, ठीक है। जब डेविएशन डिटेक्ट होती हैं तो हम ऑडिटर क्या करता है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज बनाता है किससे, मैनेजमेंट से, जो कंट्रोल कर रहा था उन लोगों से पूछता है। द टाइमिंग ऑफ द स्टाफ चेंजेस इन द की कंट्रोल फंक्शन, यानी उनसे भी किस किस टाइम पे आपका स्टाफ
जो था वो चेंज हुआ था, यानी मतलब जो भी उसको था कंसीडर करना था कि जो फैक्टर्स हो उसने देखे कि किन वजह से डेविएशन आई, उन सबको कंसीडर करते हुए ऑडिटर अपनी इंक्वायरीज को मैनेजमेंट से पूछेगा। देन ऑडिटर इंश्योर करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्रोप्रिएटली कवर कर रहे हैं। जहां पे वो चेंज हुआ था, मान लो आपको कोई सिस्टम या स्टाफ चेंज हुआ या कुछ भी आपके की कंट्रोल चेंज हुए, कुछ भी उस टाइम पीरियड में आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्रोप्रिएटली यानी उस पीरियड को कवर करना चाहिए जब चेंज हुआ था। देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन ऑपरेटिंग है या नहीं, और अगर कहीं नीड है तो उनको रिवाइज कर दें, तो उसके बेस पे वो अपना मॉडिफाई कर लेगा एनटीई को जिसने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए डिजाइन किया था। अब ऑडिटर को क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड यूज हो रहे थे। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग हम डीओटी 3 चीज देखते हैं, डिजाइन है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, और टी से हम देखते हैं थ्रू आउट दी पीरियड। अगर मान लो कुछ भी ब्रेकडाउन मिलता है इंटरनल कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक कुछ टाइम पीरियड में मिलता है जिसके लिए हमें स्पेसिफिक कंसीडरेशन रिक्वायर्ड है, यानी अलग से ऑडिटर उन मैटर्स को देखेगा, उसकी एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वहां पे उसे अप्लाई करनी पड़ेगी। देन आता है नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वही बात है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। ऐसे 315 में भी बताया गया है कि इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम डिजाइन होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए। देन इंटरनल कंट्रोल वही बात है कि प्रोसेसेस का, पॉलिसीज का एक सेट होता है, ठीक है, डिजाइन टू फैसिलिटेट, यानी हमें वो जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे पूरी एंटिटी को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा ताकि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेस्ड किस पे होता है, कंसीडर करना सिग्निफिकेंट रिस्क हमारे एंटिटी के अंदर हो सकते हैं, हमारे मतलब कोई ऐसी जैसे चीजें हैं कि ऑपरेशन जो भी किसी प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में हमें दिक्कत आ सकती है या वहां पे कोई एरर होने के चांसेस है, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, उन सिग्निफिकेंट रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। कहीं पे ऑपरेशंस जो हमारे एंटिटी में हो रहे हैं, कंप्लायंसेस में या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, मेनली इन तीनों के रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पे बेस करके हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का बेस्ड होते हैं ये। Objectives are such as improving business effectiveness are included, जैसे as are compliance and reporting objectives. Then scope of internal controls क्या होता है? स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ अकाउंटिंग कंट्रोल नहीं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह उन सब में भी हेल्प करता है और उसका वाइडर स्कोप है। इन एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट ऑडिटर जो है प्राइमरी कंसर्न होता है कि अपने एजर्शन जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो उनके ऊपर वो इंटरनल कंट्रोल का वो कंसिडर करेगा। लेकिन कुछ ऐसी रिमोट रिलेशनशिप होती हैं बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो ऑडिटर सिर्फ उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को कंसीडर करेगा। ठीक है, अब जैसे फंडामेंटल यहाँ पे क्या चीज है, मान्य है कि इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जो ऑब्वियसली पीपल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एनेबलिंग इट टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए और हमें अपने एंटिटी की जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर पाए। देन फंडामेंटल टू अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट ये इंटीग्रल टू द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी है, नॉट समथिंग प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेशन। यानी जो सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है उसके अंदर हर प्रोसेस के अंदर है, वो हर स्टेज पे है। ऐसा नहीं है कि इसको हम अलग से परफॉर्म कर रहे हैं यानी कोई अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएंगे, नहीं, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज। देन आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन, मैनेजमेंट ही डिटरमाइन करती है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि मेनली ऑडिटर इन्हीं से ही कंसर्न होता है। देखो जो ये 2 पॉइंट हैं ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और लास्ट के 2 पॉइंट्स असेट से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, चाहे यानी जो भी ट्रांजैक्शन है एग्जीक्यूटिव, चाहे उसके लिए हमें स्पेसिफिक या कोई जर्नल ऑथराइजेशन जरूरी है तो ऑथराइजेशन मिलनी होनी चाहिए। सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होनी चाहिए एप्रोप्रिएट टाइम में, एप्रोप्रिएट अकाउंट्स में, क्लासिफिकेशन। असेट्स की सेफ गार्डिंग होनी चाहिए, उसका अनऑथराइज असेस ना हो, यूज डिस्पोजिशन ना हो उसकी, ठीक है। और असेट क्या है उसको हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद। देन प्रिसाइसली कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर करते हैं कि मतलब बेसिकली वो हमें असर्शन ही प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लीट है, वैलिड है हमारी ट्रांजैक्शन या नहीं। द बेसिक अकाउंटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, यानी क्या अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेनली क्या अचीव किस तरीके से हो सकते हैं अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम से। वो क्या बताता है, इंश्योर करता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, रियल हैं वो ट्रांजैक्शन यानी सच में अक्कर हुई थी,
प्रॉपरली वैल्यूएशन होनी चाहिए। ये सारी असर्शंस ही हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन रिकॉर्डेड टाइमली होना चाहिए, प्रॉपरली पोस्टेड होना चाहिए, प्रॉपरली एक पूरी प्रोसेस है रिकॉर्ड की अक्कर हुई, वैल्यूएशन उसकी सही है, टाइमली रिकॉर्ड होगी, प्रॉपरली पोस्ट उसके अकाउंट में सही पोस्ट हुई है, प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज एंड प्रॉपरली समराइज, जो हम एंड में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, समरी। देन नेक्स्ट क्या आता है, अगर देखो इफ द रिस्पॉन्स टू ऑल द अबव आंसर इज पॉजिटिव, तो ऑडिटर अपना जो है अकाउंट बैलेंस का टेस्ट उसको कंसिडरेबली लिमिट करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इंटरनल कंट्रोल की जैसे हमें पता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल होगा इफेक्टिव होगा नो डाउट, लेकिन वो हमें सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की? एक तो ये होता है कि सबसे पहला है कि कॉस्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छे से अच्छा भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ रही है रेदर देन दी बेनिफिट, तो मैनेजमेंट वहां पे कंसीडर करेगी ऑब्वियसली कि कहीं उसकी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं उनके बेनिफिट से। देन दूसरा क्या है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे कि नॉट टेंड टू डायरेक्टेड टू एट ट्रांजैक्शंस ऑफ द अनयूजुअल नेचर हो रही हैं, क्योंकि अब अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जो थी इंटरनल कंट्रोल उसके अकॉर्डिंग डिजाइंड ही नहीं था एकदम से, तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल वहां पे इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा के पोटेंशियल ऑफ द फॉर ह्यूमन एरर, जहाँ पे ह्यूमन एरर है, केयरलेसनेस है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, वहां पे भी इंटरनल कंट्रोल काम नहीं करेगा क्योंकि ह्यूमन एरर आ गया वहां पे। देन नेक्स्ट इज कोल्यूजन, एम्प्लॉइज आपस में मिलके या फिर किसी बाहर के लोग से मिलके मिली भगत जैसे करते हैं, कुछ चोरी वगैरह करना उस टाइप से। देन अब लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। पहला तो क्या है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था ना, जिसने कंट्रोल को एक्सरसाइज करवाना था, तो वो ही अपनी पावर को अब्यूज कर रहा है, उनके कंट्रोल्स के रिगार्डिंग ओवरराइड कर रहा है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट अब अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देती है, तो उसकी वजह से भी हमारे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं होते। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, इसको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, आई वुड स्ट्रेस ओवर दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने के लिए आप यू हैव अ मेमोरी टेक्निक एशिया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, मोस्ट ऑफ द, यानी कि क्या इसका पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या बात करती है। हम जो जनरली ऊपर बातें करते आ रहे थे कि असेट सेफगार्ड होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। क्या बातें हैं, एशिया, ए से हम देखेंगे यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑफ दी ट्रांजेक्शंस, एस से हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखेंगे, एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। देन अगेन आई आता है, उसमें देखेंगे हम इंडिपेंडेंट चेक्स, एंड लास्ट ए से हम देखेंगे यहाँ पे एडिकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या होगा कि कोई भी एक बंदा, ठीक है, मतलब कोई भी कोई एक ट्रांजैक्शन है ना जिसमें कोई जितने मेजर जो स्टेप्स आएंगे उसको कोई एक बंदा परफॉर्म ना करे, जैसे कस्टोडियल फंक्शन और सब कुछ, एक रिकॉर्डिंग, उसकी फिजिकल जो है उसकी कस्टडी उस आइटम की एक सिंगल बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पर्सन के साथ होगी तो चांसेस कम होंगे वहां पे फ्रॉड होने के। ठीक है, मेन क्या फंक्शंस यहाँ पे, कौन से फंक्शंस को हमने सेग्रीगेट करना है, पीयर फंक्शन को। पी स्टैंड्स फॉर फिजिकल कस्टडी ऑफ द रिलेटेड असेट्स, ई स्टैंड फॉर उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ए स्टैंड फॉर ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड आर स्टैंड फॉर द रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी ये 4 जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फंक्शंस हैं, ये हमें अलग अलग लोगों को देनी है ताकि हमारे एरर होने के चांस कम हो और हमारा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली एक्सरसाइज हो पाए। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पे क्या बात की गई है कि अपार्ट फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तो सही है, लेकिन हमें पीरियोडिक रोटेशन ऑफ ड्यूटीज भी करनी चाहिए। जॉब रोटेशन जिसे हम बोलते हैं, यानी जो बंदा एक काम करता आ रहा है, तो मान लो अब जैसे बैंक में हम देखते हैं, तो बैंक्स में क्या होता है कि जो काउंटर्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं, यानी जो पर्सन है कभी वो कैश काउंटर पे है, कभी वो ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, लोगों से डील कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर उसका किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी बन जाता है तो उस केस में वो अफेक्ट नहीं करेगा, यानी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा वो कि, और हम इफेक्टिवली एक चेक कर पाएंगे कि कहीं वो अपनी जो उसकी जॉब है उसे वो मिसयूज तो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ऑथराइजेशन जनरली भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है, तो इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ट्रांजैक्शंस का हम देखेंगे कि जहां पे ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड थी वहां पे हो रही है या नहीं।
देन एडिकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या हमें इंश्योर करना चाहिए। देखो रिकॉर्ड्स हमारे एडिकेट हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे एडिकेट हैं या नहीं, इनको चेक करने के लिए क्या करिए, यानी एक पूरी प्रोसेस चलेगी अगेन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जो भी हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें ऑथराइजेशन है या नहीं। देन देखेंगे जो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स अक्कर हुए हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए, यानी प्रॉपरली एंड प्रॉम्प्टली, यानी टाइमली साथ के साथ रिकॉर्ड हो गए एंड करेक्ट अमाउंट पे। देन ट्रांजैक्शन सही क्लासीफाई हुए हैं, यानी एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ, यानी जिस पीरियड से वो रिलेट करते थे उसमें रिकॉर्ड होने चाहिए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इस मैनर में होनी चाहिए कि वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे उसमें वो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन शुड फैसिलिटेट मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स होना चाहिए। असेट्स और रिकॉर्ड जो हैं वो हमें प्रोटेक्टेड होने चाहिए, यानी कोई उनको मिसयूज नहीं कर सकता, उनका अनऑथराइज असेट्स नहीं होना चाहिए। देन रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स शुड सच एज सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेट, कि जैसे हम ये पॉइंट हम कैसे कंसीडर करते हैं, असेट्स का रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करेंगे, इन कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन करना। ठीक है, उनसे के क्या उनको डिस्क्राइब करके रखना कि कौन सी असेट हमने कब खरीदी थी, ये वो कि हमने क्या उसके ऊपर है फिजिकल इंटरवल्स पे उसका चेक किया है, वेरिफिकेशन की है। तो इन सारी बातों में हम रिकॉर्ड ऑफ असेट्स मेंटेन करते हैं। तो एडिकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन से लेके असेट्स तक सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करता है। देन द एश्योरेंस दैट द ट्रांजैक्शंस हैव बीन प्रॉपरली रिकॉर्डिंग, तभी हमें मेंटेन कर ऑब्टेन हो पाएगी थ्रू अ कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली कि हमारी इतनी सेल हो गई है, बट उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करता है, जैसे ऐसे 505 में वो कंफर्मेशंस मांगता है, डायरेक्ट कंफर्मेशन जैसे हम बोलते हैं, वो ऑब्टेन करता है बाहर की पार्टी से यानी डेटर्स से, ताकि हम एक्चुअल देख पाए, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से जो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उससे हम चेक करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है अकाउंटेबिलिटी एंड सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स कमेंस कब होता है, कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स कहाँ से हम शुरू करना पड़ता है, कहाँ से हो जाता है, जैसे ही हमने असेट्स एक्वायर की, ठीक है, ऑफ द यूज करने के लिए टू द फाइनल डिस्पोजल, तो पूरा यह अकाउंटेबिलिटी ऑफ असेट्स का एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स रिक्वायर्ड, कि उसका एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए, पीरियोडिक रिकंसिलेशन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए हमारे बुक रिकॉर्ड्स के साथ, एसेट्स उतनी है या नहीं, स्टॉक उतना है या नहीं। फ्रीक्वेंटली रिकंसाइल जब हम करेंगे अपने अकाउंट को, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकंसिलिएशन वो डिफर करती है डिफरेंट एसेट्स के ऊपर। अगर कोई एसेट छोटी अमाउंट का है या कुछ ऐसे हमारे पास बहुत एसेट जो एक दो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, वो वैसे ही कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो उसको हम फ्रीक्वेंटली चेक नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक जो हमारी फिजिकल वेरिफिकेशन, और जो असेट्स जो मतलब सेंसिटिव होती हैं या ससेप्टेबल टू एरर होती है, उनको हम मोर फ्रीक्वेंटली चेक करेंगे, और ऑथोराइज पर्सोनल को ही उनका असेस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट चेक्स। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कि हम पीरियोडिक या फिर रेगुलर रिव्यू करें। कौन करेगा इसको, इंडिपेंडेंट पर्सन्स टू, इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा, हो सकते कोई ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो सकता है कोई भी। सच प्रोसेस में बी कैरिड आउट बाय स्पेसिफिकली असाइंड स्टाफ हो सकता है अंडर द बैनर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट है अगेन, इसका हर एक कंपोनेंट अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। 5 कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, दूसरे हम जो जिनमें कंट्रोल वर्ड यूज हो रहा है पहले हम उसे याद करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, लास्ट है हमारा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये सारे पॉइंट ना ऐसे 315 में भी हैं, तो आपका यहाँ से टॉपिक वो कवर हो जाता है। देन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। देन आता है हमारे पास एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी की खुद की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसी है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम है और कम्युनिकेशन। तो ये सारे थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी की खुद की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसी है, देन कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इज कंट्रोल की मॉनिटरिंग, वो कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट से। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम सबसे पहले, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है ना, ये बेसिकली सारी एंटिटी को कवर करता है। एक ह्यूज
यहाँ पे हम देखेंगे एम्फेसिस दिया जाएगा कि हर एक एरिया को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। देखो सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेट करना और एनफोर्स करना, यानी हर किसी को जैसे कोड ऑफ एथिक्स जैसे हम ऑडिटर्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड होती है, वैसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, डिफरेंट कोड्स पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसको कम्युनिकेट किया जाता है एम्प्लॉइज को कंपनी में, एंटिटी में, और उनको कहा जाता है कि आप इनको एनफोर्स करोगे। इसके लिए बेसिकली कोई कमेटी भी बिठाई जा सकती है और मतलब इनको एनफोर्स करवाना जरूरी होता है। ठीक है, किस चीज की, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज की। ठीक है, और इनकी एनफोर्समेंट के लिए ताकि हमारे पास एलिमिनेट करना है, मतलब इनको कैसे हम कर सकते हैं कि और एम्प्लॉइज को एक तरीके से डराना कि अगर आपने इन चीज को फॉलो नहीं किया तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा या आपकी प्रमोशन नहीं होगी अगर आपने इन चीजों, ताकि कोई भी पर्सनल इन चीजों में एंगेज ना हो, किन चीजों में डिसऑनेस्ट ना हो, वो इलीगल काम ना करे, अनएथिकल एक्ट्स ना करे। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है एंटिटी पॉलिसीज का और इंक्लूड कर सकती है कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स को भी टू पर्सनल थ्रू पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू दे सकती है, और किसी तरीके से एक एग्जांपल पेश करके कि अगर किसी ने अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन किया पूरे साल तो उसका अलग से अवार्ड देना ताकि वो एम्प्लॉइज के लिए भी एक मोटिवेशन एज अ मोटिवेशन काम करे। देन नेक्स्ट आता है बी। अब देखो सबसे पहले क्या हमने सारी एंटिटी में एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी भी कम्युनिकेट कर दी, सब कुछ कर दिया। दूसरा आता है कि यार जो बंदे काम परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, इंडिविजुअल हर एक बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। थर्ड आता है टीसीडब्ल्यूजी की पार्टिसिपेशन। टीसीडब्ल्यूजी मेनली जो काम करता है वो ओवरसाइट फंक्शन का काम करता है। ठीक है, उनकी एंटिटी कंट्रोल की कॉन्शियसनेस इज इन्फ्लुएंस्ड सिग्निफिकेंटली बाय द टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी को ही ऑपरेट ताकि कि इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देन टीसीडब्ल्यूजी भी आ गया, सब कुछ आ गया। देन हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, कहीं मैनेजमेंट देखिए ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्योंकि मैनेजमेंट के लोग भी अलग अलग है, उनकी पॉलिसीज भी अलग अलग है, उनका काम करने का तरीका भी है। हम देखेंगे कहीं मैनेजमेंट की एटीट्यूड वगैरह कहीं ऐसा तो नहीं कंजर्वेटिव सा एग्रेसिव सिलेक्शन लोग तो नहीं करते, यानी एग्रेसिवली तो नहीं अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह को प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट करते, वो सारी बातें यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे हमारी एंटिटी काम करती है, एरियाज ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, किन लोगों को असाइंड है, और प्रॉपर लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, साइज एंड ऑपरेशन ऑफ द एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, देन असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉपर होनी चाहिए अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, वैसे ही अथॉरिटी असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो इनके असाइनमेंट होते हैं वो इंक्लूड कर पॉलिसीज भी हो सकती है, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज की एक्सपीरियंस बंदे को ही वो चीज मिलनी चाहिए अथॉरिटी। इन एडिशन इट में इंक्लूड पॉलिसीज एंड कम्युनिकेशन डायरेक्टेड एट एंश्योरिंग दैट सारे पर्सोनल अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को, यानी इतने वो समझदार होने चाहिए, नो हाउ देयर इंडिविजुअल एक्शंस इंटर रिलेट करता है, यानी एक तरीके से उनको एक इंपॉर्टेंस देना कि आपका इंडिविजुअल एफर्ट भी हमारी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हेल्पफुल है, आप कंट्रीब्यूट करते हो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, एंड रिकॉग्नाइज हाउ एंड फॉर व्हाट दे हैव बीन अकाउंटेबल, कि अगर आप ये काम गलत करोगे तो यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दिस। इन सब चीजों की असाइनमेंट करना हम, ताकि एक क्लियर डिफाइंड वे हो हमारे पास हम कि कौन बंदा अथॉरिटी, कौन अकाउंटेबल होगा। देन आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटिंग के भी, ट्रेनिंग पॉलिसीज के लिए भी डिफरेंट मेजर्स सेट किए जाते हैं, किन लोगों को प्रमोशंस मिलेगी, किस बेस पे मिलेगी, ये सारी चीजों का भी यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती है। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट आता है एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का। अब एंटिटी खुद अपने कैसे रिस्क असेस करेगी अपने सिस्टम में। देखो, फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस एंटिटी को बनाना पड़ता है ये सिस्टम पूरा। इंक्लूड्स हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, सबसे पहले मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कैसे करती है बिजनेस रिस्क को, एस्टिमेट कैसे करती है, उनकी सिग्निफिकेंस असेस करती है कि क्या चांस है, लाइकलीहुड है उनका अक्कर होने का, और डिसाइड करती है उसके ऊपर अपने एक्शंस को, और मैनेज करती है उनको, यानी उनके रिजल्ट्स को कि कैसे मुझे इनको एक्शन देने, एक्शन क्या
परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि वो हमारा रिस्क ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन रिस्क रेलिवेंट टू रिलायबल इंफॉर्मेशन, कि देखो इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट सारे इंक्लूड होते हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट इनिशिएट कर सकती है प्लान, प्रोग्राम्स, एक्शन वगैरह बना के, ताकि वो किसको एड्रेस कर सके, स्पेसिफिक रिस्क को जो उसे मिलते हैं, ठीक है। देन आता है रिस्क कैन अराइज, रिस्क अराइज भी हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से रिस्क अराइज हो सकता है या चेंज हो सकता है। देखो जहां पे हम ऑपरेट करने हैं, हमारा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया या फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कोई अब देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ना न्यू से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जहां से रिस्क होने के चांस है। न्यू पर्सोनल आ गया, या फिर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे पास थी, हमारे एंटिटी में इंफॉर्मेशन सिस्टम बदल गया, या फिर नया आ गया, या नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर हमारा प्रोडक्ट नया हो गया, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ गए, जिसके रिगार्डिंग अब अभी रिस्क अराइज होगा, एंटिटी को कैसे उसमें डील करेगी, अपने सारे सिस्टम प्रोसेसेस को दोबारा बनाना पड़ेगा, इन सर्कमस्टांसेस की वजह से रिस्क अराइज होता है। देन नेक्स्ट न्यू से हम देखेंगे यहाँ पे होगा कि एंड न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स आ जाती हैं। तो ये तो थे हमारे न्यू से रिगार्डिंग, न्यू के रिगार्डिंग, जैसे कि नया पर्सोनल आ गया या नया प्रोडक्ट आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर नया इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, या न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स आ गई, जिस जैसे इंडिया से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वैसे। बाकी इसमें क्या कवर्ड है, रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस की वजह से जो हमारे कैन स्ट्रेन द कंट्रोल्स एंड इंक्रीज द लेवल, ब्रेक डाउन हो सकते हैं हमारे कंट्रोल्स के अंदर। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग में भी अकम्पनीड बाय, जैसे स्टाफ रिडक्शन हम कर रहे हैं, चेंजेस इन सुपरविजन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कंट्रोल में अगर इनमें कुछ चेंज आता है तो हमारे रिस्क होने के चांस रहते हैं। एक्सपेंडिंग इन फॉरेन ऑपरेशंस, क्योंकि ये एक तरीके का ना यूनिक रिस्क है, क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं होती है हमें, हमारे फॉरेन ऑपरेशंस हमने स्टार्ट कर दिए या एक्सपेंड कर दिए हैं, कैरीज अ न्यू एंड ऑफन यूनिक रिस्क है हमारे लिए, that may affect the internal control. For example, additional और change risk from foreign currency transaction से जो mainly हमें risk arise होता है। Next जो component हमारे पास आता है वो है control activities, third component। हम जो कंट्रोल एक्टिविटीज हमारे रिलेटेड होती हैं, हमारे रेलिवेंट होते हैं ऑडिट के साथ, उसको हम कैटेगराइज करते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स कैसे। परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, कि दीज कंट्रोल एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, किसके साथ, बजट्स के साथ या फोरकास्ट के साथ, या फिर प्रायर पीरियड की परफॉर्मेंसेज है उनके साथ एक तरीके से एनालिसिस होना चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। रिलेटिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, ऑपरेशनल फाइनेंशियल दोनों, टू वन अनदर टुगेदर विद एनालिसिस ऑफ, यानी उनकी रिलेशनशिप, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल डाटा को भी कंसीडर किया जाता है। The next is information processing. The two broad groupings of information system control activities are application controls and the second is general IT controls. ये आपने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में पढ़े थे। जनरल आईटी कंट्रोल तो हमारी पूरी एंटिटी के अंदर होती है, जिसमें पूरी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो रिलेट करती हैं मैनी एप्लीकेशंस के साथ और सपोर्ट करती हैं हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल्स की इफेक्टिव फंक्शनिंग में। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के साथ उसकी पूरी प्रोसेसिंग के साथ रिलेट करते हैं। देन फिजिकल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कंट्रोल्स दैट एनकंपास, यानी हमारे एसेट्स की फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जो जिस रूम में हमारे एसेट्स है, हमारे सर्वर वगैरह पड़े उसकी या कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हैं उसकी एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऑथराइजेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑथराइज लोगों को ही होनी चाहिए। पीरियोडिक काउंटिंग और कंपैरिजन जो हमारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं उसके साथ होनी चाहिए। तो ये था हमारा फिजिकल कंट्रोल्स का। देन आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि एक बंदे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे भी आप वही पीयर वाले पॉइंट्स रिपीट कर सकते हो। देन फोर्थ कंपोनेंट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलिवेंट टू इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट होता है किन चीज़ों का, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल हार्डवेयर चीज़ें हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा, इन सारी चीज़ों में को मिला के हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्डअप होता है। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रेलिवेंट होता है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, एक सपोर्ट देने में, जो इंक्लूड करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी मेथड्स एंड रिकॉर्ड्स क्या उसमें इंक्लूडेड होंगे। देखो सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करो, जो भी वैलिड ट्रांजैक्शन थे उनको आइडेंटिफाई करो एंड रिकॉर्ड होनी चाहिए।
कैसे होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। जो हमने ऊपर बातें कवर की थी वो ही सारा हमारा, क्योंकि जो मैनुअल ही नहीं होता वही काम अब थ्रू द कंप्यूटर्स हो रहे हैं, तो वो बातें वही रिपीट होंगी। वैल्यूएशन प्रॉपर होनी चाहिए उसकी, अकाउंटिंग जो पीरियड है उस सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रेजेंट प्रॉपरली इन द ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। देन लास्ट हमारे पास आता है कि मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने कंट्रोल्स को बना तो लिया लेकिन इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करना, ठीक है, उनको देखना कि वो ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, एंड दे आर मॉडिफाइड एज अप्रोप्रिएट। जो भी अगर कंडीशंस में हमारे सर्कमस्टांसेस में चेंज हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे कंट्रोल्स भी चेंज होंगे, तो वो मॉडिफिकेशंस हो रही है नहीं, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में इंक्लूड एक्टिविटीज जैसे मैनेजमेंट का रिव्यू करना, किस चीज को, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को टाइमली बेसिस पे इंटरनल ऑडिटर्स इवेल्युएट करते हैं, सेल्स पर्सोनल के कंप्लायंसेस, ये सारी बातें मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल वेरियस एरियाज में कंसीडर करते हैं। मॉनिटरिंग इज डन ऑल्सो टू एंश्योर दैट कंट्रोल्स कंटिन्यू टू ऑपरेट इफेक्टिवली ओवर द टाइम थ्रू आउट द पीरियड, ओके। देन इंटरनल ऑडिटर्स एंड पर्सोनल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस में कंट्रीब्यूट टू द मॉनिटरिंग, यानी इंटरनल ऑडिटर या इन जैसे लोग ये काम अच्छे से कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिकली एक असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिल जाएगी हमारे मॉनिटर कंट्रोल्स को मॉनिटर करने में। ऑर्डिनरली दे रेगुलरली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमारे इंटरनल कंट्रोल सही से फंक्शन कर रहे हैं नहीं, या कुछ एरियाज जहाँ पे अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, हमें कम्युनिकेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो भी इंटरनल कंट्रोल है उनके रिगार्डिंग, और कुछ भी हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये इन लोगों को अगर हम असाइन कर देते हैं। क्या आता है, जो हमारा पूरा इंटरनल कंट्रोल है ना वो कंप्राइज करता है बेसिकली दो टाइप के कंट्रोल से। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड द अकाउंटिंग कंट्रोल्स। और बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग कंट्रोल्स हैं उसके दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या है, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एक चैप्टर के अंदर, और ऐसे 610 भी उसकी बात करता है कि कैसे इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करती है, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सारी बातें हम देखते हैं। देन इंटरनल चेक्स में क्या सिस्टम होता है, एक ये सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, ऑफ द ओवरऑल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज इन सच अ वे कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन कैरी थ्रू अ ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड्स एवरी, यानी कोई भी एक बंदा सारा काम ना परफॉर्म कर सके। इसका ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑपरेट बेसिकली ये ना क्या है, एक बिल्ट इन डिवाइस ही है, किसकी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। इंटरनल चेक्स एज फार एज द ऑब्लिक जैसे जॉब एलोकेशन वगैरह सारा इसमें कंसिडर होते हैं। मेनली इसमें क्या बातें होती हैं कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस की जो ऑपरेट हो रही है, जैसे कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट हो रही है, यानी वो वहां पे एक बंदे का काम कोई और बंदा चेक करे। द वर्क ऑफ ईच इज आइदर प्रूव्ड इंडिपेंडेंटली और मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द वर्क ऑफ द अदर पर्सन। अरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि फ्रॉड एरर को डिटेक्ट करना, अवॉइड करना और मिनिमाइज करना पॉसिबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ एरर्स, यानी कोई भी एरर्स का या फ्रॉड का जो यानी किसी स्टाफ के द्वारा उनके चांसेस को खत्म करना, डिटेक्ट करना, मिनिमाइज करना कि वो हो ही ना। एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ वर्किंग को इम्प्रूव करना, एफिकेसी, क्योंकि वो एक तरीके का उनके ऊपर एक डर रहेगा कि हमें अपने काम को अपडेटेड रखना है, काम अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि कभी भी हमारा काम कोई और चेक कर सकता है। टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और असाइन करना और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रिवेंट एंड अवॉइड करना मिस अप्रोप्रिएशन को या फिर कैश के एम्बेजलमेंट को, फॉल्सिफिकेशन, क्योंकि पता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा गलत काम परफॉर्म कर सके। देन आता है इफेक्टिवनेस ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिपेंड करता है कुछ कंसिडरेशंस के ऊपर कि हमारा इंटरनल चेक जो है वो कैसे एफिशिएंट होगा, यानी उसके कैसे हमारे कंट्रोल में वो हेल्प करेगा। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस बंदे की वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। ऑपरेशनल चार्ट भी इसमें हमें हेल्प कर सकते हैं। देन डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, segregation of work should be made in such a manner that the free flow of work is not interrupted। ऐसा नहीं हो कि हमने segregation तो कर दी बट वो बंदा अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से कर दी कि काम हमारा इंटरप्ट हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, सही तरीके से डिवाइड होना चाहिए काम। देन स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसीज होनी चाहिए हमारी एंटिटी के अंदर। अप्रेजल यानी कि एक तरीके से चेक करना कुछ चीज को, पीरियोडिक रिव्यू वहां पे होना चाहिए। देन अ जर्नल कंडीशन पर्टेनिंग टू द इंटरनल चेक सिस्टम में भी समराइज, यानी इसको जो है ये क्वेश्चन जर्नल कंडीशन के नाम से मेनली पूछा जाता है आपको। क्या जर्नल कंडीशन होती है हमारे इंटरनल चेक सिस्टम की? वही बात है कि कोई सिंगल पर्सन पूरा काम परफॉर्म नहीं करेगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। देन जॉब रोटेशन होनी चाहिए।
एवरी मेंबर को हमने एटलीस्ट साल में एक बार लीव पे, छुट्टी पे भेजना चाहिए, ताकि उसके पीछे से हम देख सके कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी। पर्सन जिसके पास फिजिकल कस्टडी है उसको रिकॉर्ड्स बनाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड पॉइंट है, ठीक है। देयर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होनी चाहिए जहां पे आपको कहीं कोई डाउट लगता है कि नहीं आइटम्स में। देन मैकेनिकल डिवाइसेस शुड बी यूज्ड वेर एवर, जहाँ पे प्रैक्टिकल है, ताकि लॉस और वहां पे हमारा नहीं होना चाहिए, यानी कैमराज एंड ऑल। देन बजटरी कंट्रोल होना चाहिए, कोई डेविएशंस आती हैं उसे इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए। फॉर इन्वेंट्री टेकिंग, मेनली आपको जो एट द क्लोज ऑफ द ईयर आप कर रहे हो, तो उस चीज में वहां पे कोशिश करो कि आपकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं वो बंद हो जाए, वो आप एक बार क्लोज करके उनको करें। ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर पॉसिबल है तो वो उनको सस्पेंड करके करें। फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए वेरी जुडिशियली, और उनको रिव्यू भी करना चाहिए पीरियोडिकली, ठीक है। देन लास्ट इज प्रोसीजर शुड बी लेड ऑन पीरियोडिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, एंड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंश्योर कि वो एक्यूरेट हैं। Then scope of statutory audit is limited by time and cost. Statutory audit का भी यहाँ पे time and cost से limited है ये चीज, क्योंकि ऑडिटर के ऊपर भी एक बाउंडेशन होती है कि उसे इतने टाइम पीरियड में इतनी उसके कॉस्ट ना आए तो उसमें वो काम कंप्लीट करना है। देन तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ अगर इंटरनल चेक सिस्टम होगा तो ऑडिटर के लिए भी है बहुत हेल्पफुल होगा। इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट डिटरमाइन करती है उसका स्कोप। देन आता है रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है उसका रिव्यू का क्या होता है, रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट एक टोन एस्टेब्लिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। कंट्रोल एनवायरनमेंट, देखो मैंने आपको बताया था कि पूरी एनवायरनमेंट के ही पूरी एंटिटी के ही फंक्शंस यहाँ पे इंक्लूडेड थे, जैसे कि गवर्नेंस, मैनेजमेंट फंक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब क्या होता है, इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ अ कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग कि वेदर द कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन क्या वो कैपेबल है या नहीं हमारे फ्रॉड एरर्स को या मिस स्टेटमेंट्स को प्रिवेंट करने में, या फिर अगर हो चुके हैं तो डिटेक्ट एंड करेक्ट करने में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है एंड एंटिटी इज यूजिंग इट। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है एक बार लगा के छोड़ दिया, इम्प्लीमेंट हो चुका है और एंटिटी उसे कॉन्टिन्यूसली यूज कर रही है। देन नेक्स्ट क्या है, एंटिटीज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंटेन क्या करता है, मैनुअल एलिमेंट्स भी होते हैं, ऑफन जो ऑटोमेटेड के साथ साथ मैनुअल भी होते हैं जहां पे वो चेक करते हैं हमारे सिस्टम को। देन मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल, जहाँ पे अब देखो जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, अगर हम डिवाइसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक सिस्टम है जो जहाँ पे उनका खुद का कोई दिमाग नहीं है, जहाँ पे जजमेंटल एरियाज है वहाँ पे, तो मैनुअल एलिमेंट्स ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, जहाँ पे जजमेंट लगानी पड़ती है या फिर डिस्क्रिशन करनी पड़ती है, ठीक है, एज रिक्वायर्ड फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे लार्ज अनयूजुअल या नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यही हमने चीज देखी थी, कोई ऐसा एक रिस्की एरिया होता है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे। देन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एरर्स डिफिकल्ट टू डिफाइन होते हैं, पता ही नहीं लगते हैं, या सर्कमस्टांस हमारे बार बार चेंज होते रह रहे हैं, या इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ, और जब हमने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स को ही मेजर करना है, मॉनिटर करना है, तो ऑब्वियसली मैनुअल एलिमेंट्स के यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। आई वुड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ICAI क्या करता है, कुछ टॉपिक को बीच में से जैसे पॉइंट आउट करके उठा लेते हैं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, आप इन 4 पॉइंट्स को अगर एज इट इज लिखोगे, आपने देखा इन चारों पॉइंट्स में कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, तो अगर इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है और आप यही पॉइंट्स लिख के आते हो, यू विल डेफिनेटली गेन मार्क्स ओवर दैट, ठीक है। अब एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है। एंटिटी रिस्पॉन्ड करती है उन रिस्क को फ्रॉम द यूज ऑफ IT और IT यूज मतलब मैनुअल एलिमेंट्स को इंटरनल कैसे इफेक्ट करेगी, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, एस्टेब्लिश करके इफेक्टिव कंट्रोल्स इन द लाइट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग बना। क्या देखते हैं, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनेबल करेगा ऑडिटर को अपना ओपिनियन फ्रेम करने में, और जहां पे भी एरिया ऑफ वीकनेस लगते हैं उसे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑडिट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने में, कि उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन करेगा, और NTE ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करने में, और कंप्लायंस ऑडिट प्रोसीजर को वो बनाता है, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को उसके अकॉर्डिंग वो बनाए। अगर
ये आप एग्जांपल यहाँ पे जरूर देखना। अगर ऑडिटर यहाँ पे अगर सेटिस्फाई नहीं होता कंट्रोल सिस्टम्स के साथ, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ही में डिसाइड टू वाइडर करना अपनी कवरेज ताकि उसको कंफर्मेशन मिल सके कि डेटर्स हमारे बुक्स में सही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश आर फिजिकली वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द पीरियड और रूटीन, एंड दिस रूटीन हर क्लाइंट को पता होता है यार, एंड पे वो चीज चेक होगी, तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होके वो उसी तरीके से एडजस्टमेंट कर देता है। तो इस केस में अगर इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देखनी है, अगर कोई वीकनेस है उसको अच्छे से देखना है, तो सरप्राइज चेक यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो सरप्राइज चेक विल बी मोर यूजफुल इफ इट इज अंडरटेकन आफ्टर द रूटीन वेरिफिकेशन इज ओवर, क्योंकि तब वो उसने सारी अपनी सेटिंग दोबारा से सही कर ली, यानी जब उसने अपने आप को क्लियर कर दिया उसके बाद उसको रूटीन वेरिफिकेशन के बाद करो तो वो ज्यादा यूजफुल होगी। Deciding the point of time appropriate for undertaking the review is a matter of independent, जो ऑडिटर का खुद का मैटर ऑफ जजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, कि सबसे पहले वो कंसीडर करता है ना कि अगर ऑडिटर बिकॉज ऑफ इस कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप है तो उसको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं, तो वो हर साल ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से इंटरनल कंट्रोल को ही चेक करने बैठ जाए। अगर वो सब्सिक्वेंट ईयर की ऑडिट कर रहा है तो ऑलरेडी ऑडिटर अवेयर था, तो वो सिर्फ ऑडिटर रिव्यू करेगा, उन सिर्फ चेंजेस को रिव्यू करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज कही जाती है कि मतलब कि आप ना 3 साल बाद लाइक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करिए, ताकि अगर मान लो कोई चेंजेस ऑपरेशंस में या इंटरनल कंट्रोल में हुए हैं और आपकी नजर में वो नहीं आए थे, तो अब वो आपको दोबारा से एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाए, तो आप वो आपकी यानी एक मतलब कि आप उस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है वो मटेरियल हो, वो आपका बिना देखे वो रह जाए, कोई भी ऐसा चेंज। 3 साल बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑडिटर को कंडक्ट करना चाहिए। व्हेन द ऑडिटर फाइंड, अगर उस इनएडिकेसेस या वीकनेसेस मिलती है तो वो एडवाइस करेगा अपने क्लाइंट को कि उसको तो ठीक कर, कॉन्सिक्वेंसेस को दैट में फॉलो, उसको ठीक कर। ठीक है, इट शुड बी ऑडिटर की ड्यूटी होती है इन द कोर्स ऑफ ऑडिट हाउ फार इनएडिकेसेस वगैरह मिले तो उसको रिमूव कराना, क्योंकि वो अपनी ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, तो जो भी उसे यहाँ पे इनएडिकेसेस या वीकनेस मिलती है उसको वो क्लियर करवाना, उसको रिमूव करवाना, ताकि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे पाए। ठीक है, ही विल टेक इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो उसको लेना पड़ेगा उनके अकाउंट में। इट इज अ यूजफुल प्रैक्टिस टू नोट द फॉलोइंग आफ्टर ईच फंक्शन सेट आउट इन ऑडिट प्रोग्राम। वो उस ऑडिट प्रोग्राम जैसा उसने बनाया, हर अपने फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको एक नोटिंग करनी चाहिए। एनी चेंज अगर इंटरनल कंट्रोल में सिस्टम में आया है, या कुछ फर्दर वीकनेस कुछ उसे मिली है, या कोई ऐसा इंस्टांस जहाँ पे सिस्टम या प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, तो इन सब चीजों को वो अपने पास नोट डाउन कर लेगा। उनको इन सबको कंसीडर करने के बाद वो देखेगा कि कहीं मुझे फर्दर अपनी ऑडिट प्रोग्राम में तो नहीं मॉडिफिकेशन के रिक्वायर्ड, और ये साथ के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट को भी और उनकी कंफर्मेशन लेंगे कि इन चेंजेस के रिगार्डिंग आपको उनसे कंफर्मेशन मांगेंगे इन चेंजेस के रिगार्डिंग। इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू होता है, वो मेनली इंक्वायरीज होते हैं जो पर्सनल है हमारे एंटिटी के अंदर, उनसे ऑडिटर क्या है इंक्वायरीज करेगा, जिनके पास नॉलेज वगैरह होती है अपनी पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। ऑडिटर ट्रेस कर सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस को, यानी पूरी ऑडिट ट्रेल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, देन ऑडिटर मेनली रिलाई करता है और देखो, द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन इज टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कंट्रोल्स ऑन ऑडिटर, पर्टिकुलर कंट्रोल्स ऑन विच द ऑडिटर स्टिल इंटेंड्स टू रिलाई, जिन पे वो रिलाई कर रहा है, और कंट्रोल कंप्लायंट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए। डिफरेंट टेक्निक्स जैसे यूज होती हैं टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स क्या है। सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्निक इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट का मैटर है ये। देन इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट आता है एंड इवेल्युएशन क्या है यहाँ पे। देखो मेरे इसमें क्या है कि की कंपोनेंट्स टू असेस एंड इवेल्युएट द कंट्रोल्स एंड एनवायरनमेंट क्या है, और दूसरा आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के नाम से, तो ये हेडिंग के नाम से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, या तो की कंपोनेंट्स हमारे, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज क्या हैं। ठीक है, ये एसओपीज जो होती हैं वो डिफाइन करती हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स पर, जो कि हमें क्लियरली कम्युनिकेट की जाती है इन ऑपरेटिंग कंट्रोल्स टू ऑल टच पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली क्या यहाँ पे पॉइंट्स कवर्ड है, इसके लिए मेमोरी टेक्निक वी हैव डाइजेस्ट। डी स्टैंड्स फॉर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स डॉक्यूमेंट्स, I stands for information technology based controls, J stands for job rotation,
E stands for Enterprise Risk Management and S stands for Segregation of Job Responsibility. ERM क्या होता है? एक रोबस्ट सिस्टम. ERM में यानी हमारी पूरी एंटिटी के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, एक रोबस्ट प्रोसेस होनी चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं और मिटिगेट कर पाएं रिस्क को, जो हमारी पूरी एंटिटी के अंदर पीरियोडिकल रिव्यू करें. यानी पूरी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए. सेग्रीगेशन ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव ऑलरेडी डन. जॉब रोटेशन भी आपको बताया गया था ताकि कोई भी कॉम्प्लेसेंसी या फिर पॉसिबल मिसयूज ना कर पाए सेंसिटिव एरियाज में, जहाँ पे उसको ताकि वही जॉब रोटेशन जहाँ पे जरूरी है ताकि वो एक बंदा एक उस के साथ फेमिलियर ना हो जाए और साथ के साथ लोगों के साथ खुद से ही ना डील करने लग जाए, मिसयूज ना करे अपनी जॉब का. देन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट्स. एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इट नीड्स टू डेलीगेट. देखो जैसे जैसे हम ग्रोथ बढ़ती जा रही है तो हमारे कंट्रोल में आज पावर्स हैं वो हमें बांटनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है. तो एक डॉक्यूमेंट जिसमें क्लियरली डिफाइंड हो कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स किसे है तो वो होना चाहिए. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल क्या है? विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स और ये ERP सिस्टम आया, ईजियर है कंट्रोल्स को एम्बेड करना, एक्सरसाइज करना. ठीक है, तो द फेलियर रेट फॉर IT एम्बेडेड कंट्रोल इज लाइकली लो होता है वहां पे. फेलियर रेट इज लाइकली टू हैव बेटर ऑडिट ट्रेल होगा एंड दिस इजियर टू मॉनिटर. लास्ट अब यहाँ पे जो टॉपिक हम देखेंगे मेनली वो है टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. वैसे हमारे पास जो होते हैं चार टेक्निक्स है इंटरनल कंट्रोल: क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट एंड नरेटिव्स. बट यहाँ पे जो डिटेल प्रोवाइड है वो आपको सिर्फ 3 की है: क्वेश्चनियर्स की, फ्लो चार्ट्स की एंड चेकलिस्ट की. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा जो है इम्पोर्टेंट जो मैटर था उसको अंडरलाइन एंड हाईलाइट किया है, तो आप इसको यहाँ पे वो रीड कर लेने हैं. मैं आपको बेसिक सारे पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती हूँ. यहाँ पे देखो क्वेश्चनियर क्या होता है. स्टैंडर्डाइज इंटरनल क्वेश्चनियर क्या होता है? एक तरीके से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडिटिंग फर्म जो है वो डेवलप करती हैं खुद के देयर ओन स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, या फिर वो हो सकता है ऑलरेडी ग्लोबलाइज जो होते हैं हमारे पास उनको यूज करें. ठीक है, अब क्वेश्चनियर क्या होता है? उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में होते हैं, हर फंक्शनल एरिया को वो कवर करते हैं एंड विच हैज अ पर्पस, जिनका होता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल. यानी एक तरीके से ये क्या है हमारे पास टेक्निक की पूरा इंटरनल कंट्रोल इन चीजों में आ जाए कि वो कहाँ पे है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, ये पूरा टेक्निक्स हमें इस चीज में हेल्प करती हैं. देन जो क्वेश्चनर है यूजुअली कंसिस्ट करता है सेवरल सेपरेट सेक्शंस होते हैं डिवोटेड टू एरियाज, यानी हर एरिया का अलग से क्वेश्चनर होता है. जैसे सच एज परचेजेस का अलग, सेल्स का, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस उनके अलग एक सेक्शंस बने होते हैं. क्वेश्चनर कौन फिल करता है? फिल्ड बाय द कंपनी एग्जीक्यूटिव करते हैं जो भी इंचार्ज हैं उस एरिया के. अब कई बार क्या होता है, देखो क्वेश्चनर हमने इसको भेजा बट वो तो उस एरिया डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. ऐसे क्वेश्चनर हमारा ट्रैवल करता रहता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एंड देयरफॉर लंबे टाइम तक वो बहुत लंबा टाइम ले लेता है, फिल नहीं हो पाता और कई बार वो मिसप्लेस हो जाता है. तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? वो मीटिंग्स बुलाता है, एग्जीक्यूटिव जहां पे वो कंसर्न एग्जीक्यूटिव्स आते हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं और उनसे आंसर लेता है हर एग्जीक्यूटिव से और वहीं पे उसको क्वेश्चनर को वो फिलअप कर देता है. कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को खुद को रिक्वायर्ड होता है वो आंसर्स को फिल करना, तो इन सच अ केस ऑडिटर इंश्योर करे द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव हैज इनिशिएटेड द आंसर एज अ टोकन ऑफ हिज अग्रीमेंट देयर विद इन. जहां पे ऑडिटर खुद कुछ एरियाज में आंसर दे रहा है बट वहां पे ऐसा नहीं है कि वो सारे आंसर्स खुद ही दे. इनिशिएशन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का ही होना चाहिए. देन क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं जनरली टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डिटेल्ड आंसर होना चाहिए टू ईच क्वेश्चन होता है. ठीक है, क्या होता है? फॉर अ पर्पस वन जनरल क्वेश्चन इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि उनका आंसर हमें यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में मिले. नो आंसर विल इफेक्ट वीकनेस इन द कंट्रोल सिस्टम, जो हमें वीकनेस बताती है. यस इट फिट्स विद द, यानी कि गुड इंटरनल कंट्रोल है, यस हमें वो इंडिकेट करता है. ठीक है, the only thing that should be borne in mind that the scheme of question should be consistent, sequential, logical and if possible corroborative होनी चाहिए. Wherever it is necessary, slightly detailed answer may also be asked and मतलब ताकि मैटर की क्लैरिटी आ सके. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इन द यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जब वो यूज कर रहा है स्टैंडर्डाइज तो कुछ बेसिक assumptions लगानी पड़ेगी ताकि गुड कंट्रोल को हम देख पाए. क्या है?
जो सर्टेन कंट्रोल प्रोसीजर इन जर्नल यूज्ड बाय मोस्ट बिजनेस कंसर्न्स आर एसेंशियल इन अचीविंग इंटरनल कंट्रोल। ये एक टाइम टेस्टेड एजम्पशन होती है कि डिपॉजिट इनटू द बैंक का जब आप कर रहे हो वो साथ के साथ जैसे आपको आपके पूरा डे टू डे रिसीव्स बैंक में जमा होना चाहिए, यानी टाइम टेस्टेड एजम्पशन लगाएंगे कि हाँ ये चीज तो हर बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। देन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी। एम्प्लॉइज कंसर्न विद अकाउंटिंग फंक्शंस को हम ये मान के चल रहे एजम्पशंस हैं कि जिसको अकाउंटिंग का काम है उसको कस्टोडियल फंक्शन नहीं दिया जाएगा, कोई एक बंदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ट्रांजैक्शंस की, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। देयर शुड ऑलवेज बी एविडेंस होना चाहिए, यानी एक तरीके से लॉग्स मेंटेन करके रखने कि कौन सा काम किसने परफॉर्म किया। वर्क परफॉर्म बाय ईच वन इज एक्सपेक्ट, ये आप रखो कि दूसरा बंदा उस काम को रिव्यू करेगा, यानी इंटरनल चेक सिस्टम। लास्ट क्या है, दिस देयर इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हर साल इशू करता है ऑडिटर अपनी एंगेजमेंट में। पहले साल क्वेश्चनर नेसेसरी है, मैंडेटरी है पहले साल। सब्सिक्वेंट ईयर में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट्स को कि आप कंफर्म कर दो जो भी आपको चेंजेस वगैरह पता चले हैं वो मुझे बता दो। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इफ देयर अगर कोई चेंज आता है ऑडिटर उस चीज का नोट लेगा ऑफ इट्स एंड एंटर एप्रोप्रिएट कमेंट्स उस पे देगा ऑन द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर। However, it would be good practice in the case of continuing, जहाँ पे continuing engagement है, to issue questionnaire is irrespective of any change every third year। हर तीसरे साल बाद वो क्वेश्चनियर को, जैसे हमने देखा था ना कि वो इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा, वैसे ही क्वेश्चनियर को वो, क्योंकि अगर कोई चेंज मिस भी हो गया तो भी वहां पे ऑडिटर जो है उसको तीन साल बाद एक कॉम्प्रिहेंसिवली वो देखेगा और क्वेश्चनियर को इशू वो करेगा, तो कोई भी चांस नहीं रहेगा कोई चेंज में। क्लियर की गई है कि क्लाइंट कोई अननोटिस या अनस्पेक्टेकुलर चेंजेस हो सकते हैं इन इंटरवेनिंग पीरियड में। ऑल्सो दिस विल मेक द क्लाइंट मोर कंट्रोल कॉन्शियस होगा। क्वेश्चनियर कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देन आता है चेकलिस्ट, ये होता है ऑडिटर के स्टाफ के लिए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है अदर देन द ये क्वेश्चंस के साथ, एक तरीके से ये एक रिमाइंडर होता है जो ऑडिटर मस्ट फॉलो और या फिर आंसर देगा। ठीक है, एक तरीके से रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, पुट अगर देखो वाइल अ क्वेश्चनियर इज बेसिकली, यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंस बताया गया। क्वेश्चनियर जो है वो होता है कि इज बेसिकली अ सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस पुट टू द क्लाइंट। चेकलिस्ट हो सकती है फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर कुछ जस्ट पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ठीक है, टू बी चेक्ड मेनली मे बी मेंट फॉर द, ये जो चीज है ना और जो चेकलिस्ट है ये सिर्फ ऑडिटर के खुद के स्टाफ के लिए हो सकती है जो सेट एज इंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। इट मे बी मेंट फॉर द क्लाइंट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस है तो वो क्लाइंट के लिए होगी, और अगर वो एक तरीके से सिर्फ पॉइंट्स हैं या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो ऑडिटर के खुद के स्टाफ के लिए होगी। When the checklist is in question form, it is hardly different from a questionnaire. However, generally questionnaire वैसे ज़्यादा popular medium है evaluation of internal control system के लिए। Basic distinction important है। बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर और चेकलिस्ट क्या है, देखो आईसीक्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट चेकलिस्ट जनरली कंटेन्स क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द मेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का होता है जहां पे वो बात कर रहा है। ठीक है, आईसीक्यू द वीकनेस आर हाईलाइटेड बाय द यस, वाइल चेकलिस्ट में ये इंडिकेट होती है नो से। सिग्निफिकेंस ऑफ नो इन एन आईसीक्यू इज इंडिकेट, जो देखो अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ नो आईसीक्यू में वीकनेस इंडिकेट करती है, लेकिन वीकनेस की सिग्निफिकेंस क्या है वो ऑटोमेटिकली हमें पता नहीं चलती। हाउएवर चेकलिस्ट, क्योंकि चेकलिस्ट क्या होती है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने देखा कि मेन कंट्रोल से वो डील करती है, तो वहां पे अपेरेंट वीकनेस मे बी प्रूव टू बी मटेरियल इन रिलेशन टू द अकाउंट्स एज अ होल, तो वहां पे हमें डिटेल में पता चल जाएगा कि जो हमारा जो चेकलिस्ट है वो हमें मोर स्पेसिफिकली बताती है सिग्निफिकेंस ऑफ द वीकनेस। आता है हमारे पास फ्लो चार्ट का टॉपिक। फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल होते हैं, मोस्ट कंसाइज होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे छुटता है, लेकिन और कॉम्प्रिहेंसिव वे में होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं बट मीनिंगफुल मैनर में होते हैं, बर्ड आई व्यू देते हैं पूरे सिस्टम की हमें, और आजकल यही है कि इसको शॉर्टली हम देख के अपना डिसीजन फ्रेम अप कर सकते हैं। एवरी डिटेल रेलिवेंट फॉर द कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिटेल्स अबाउट हाउ एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इंक्लूड हो सकता है फ्लो चार्ट में, अगर उसे अच्छे से एस्टेब्लिश किया जाए, बनाया जाए। एसेंशियली फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है विद फुल ऑफ लाइंस एंड सिंबल्स।
एंड अगर उसका अगर जुडिशियल यूज किया जाएगा दैट कैन बी मेड, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अब प्रॉपरली ड्रॉन फ्लो चार्ट एक वैसे तो एक नीट विजुअल पिक्चर ऑफ द होल ऑफ द एक्टिविटीज हमें पूरा सेक्शंस डिपार्टमेंट सबकी दे देता है, क्योंकि एक तरीके से हम इसे सेक्शन वाइज डिपार्टमेंट वाइज अलग बनाएंगे। मोर स्पेसिफिकली इट कैन शो क्या, एक तरीके से एक पूरी सीरीज है ये, कहाँ पे डॉक्यूमेंट रेज किया गया, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नल सोर्सेज से, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी रिसीव हुई या रेज हुई उस डॉक्यूमेंट की, इंटरमीडिएट स्टेजेस जहां से वो डॉक्यूमेंट पास आउट हुआ, देन उस डॉक्यूमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सेक्शंस या डिपार्टमेंट में, जैसे कोई ऑर्डर था परचेज ऑर्डर उस टाइप से, देन चेकिंग करना, ऑथराइजेशन एंड मैचिंग करना एट रेलिवेंट स्टेजेस, ऑथराइजेशन होनी चाहिए और मैचिंग होना चाहिए यानी अमाउंट्स एंड रिकॉर्ड से, देन फिलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट को फिलअप करना, फाइनल डिस्पोज कर देना उस डॉक्यूमेंट का सेंड आउट करके या उसको डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रक्ट करके। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी साउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर, इट इज इंपेरेटिव। देखो फ्लो चार्ट को समझने के लिए आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। फ्लो चार्ट जो होते हैं वो सेक्शन वाइज और डाटा डिपार्टमेंट वाइज बनाए जाते हैं, डिटेल यहाँ पे कवर होती है। ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट कैसे होते हैं, देखो नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट होगा ना, हॉरिजॉन्टल वन में तो क्या आएंगे आपके डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज, उनको हम हॉरिजॉन्टली शो करते हैं, जैसे फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर वो फ्लो करते हैं, और कंसर्न सेक्शंस आर शोन इन द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकुलर कॉलम्स में हम कंसर्न सेक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, केयर शुड बी टेकन दैट जो फर्स्ट कॉलम हेड है इज डिवोटेड टू द सेक्शन को देना चाहिए, और द इंडिविजुअल वेयर अ ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हो रही है यानी पहला कॉलम हेड हमें उसे देना चाहिए, एंड द प्लेसमेंट ऑफ अदर जो होने चाहिए वो जैसे एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन फ्लो कर रही है यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। इट हैज बीन स्टेटेड अर्लियर दैट फ्लो चार्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं जहाँ पे फ्लो ऑफ द एक्टिविटी पता चल जाती है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट कैसे पास हो रहा है। ठीक है, थ्रू द सिलेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू द कंक्लूजन, यानी हमें पूरा पता चल जाता है इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट हमारा ओरिजिन टू कंक्लूजन कैसे मूव ऑन कर रहा है। दिस कैन बी सेल्स, परचेज, कुछ भी हो सकता है। ईच वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज टू बी लिंक्ड विद द रिलेटेड फंक्शंस फॉर मेकिंग अ कंप्लीट कोर्स, यानी हमें फ्लो चार्ट्स को भी इंटरलिंक करना पड़ता है। क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट को हम अटैच कर देते हैं। क्वेश्चंस में जो हमारा क्वेश्चन जो है वो आईसीक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में होता है, और जो उसके आंसर है वो फ्लो चार्ट में होता है इन द फ्लो चार्ट, और वो रिवील करते हैं वीकनेस को इफ एनी इन द सिस्टम। इनफैक्ट द क्वेश्चनियर एक गाइड होती है फॉर द स्टडी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल को। अगर हमने सिस्टम को समझना है फ्लो चार्ट को, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर जो है वो हमें गाइड की तरह हेल्प करती है। ये सारा एक एग्जाम्पल है तो इनको आप स्किप कर देना। So come over to page number 3.43. Thus by flow charting an auditor can very clearly see the interrelationships दे सकता है वो एक्टिविटीज की और उनकी फ्लो कैसे करती है वो इंटीग्रेटेड फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, सेक्शन टू सेक्शन। हाउएवर ऑडिटर को केयरफुल रहना पड़ेगा कि रेडेबिलिटी और उसका इंटेलिजिबिलिटी ऑफ द चार्ट को लेके, यानी उसको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फंक्शंस इन अ सेक्शन इज आल्सो हाईली रेलिवेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी एक तरीके से जो फ्लो चार्ट बना भी रहा है ना तो उसको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। द स्मॉलर द सेगमेंट द बेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्विक कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। ये आप बेसिकली जैसे 265 में भी पढ़ते हो एसए में, तो वहां पे भी हम कवर करते हैं। क्या है मटेरियल वीकनेस, जो भी आपको मिली इंटरनल कंट्रोल में वो आपको टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी होती है। ठीक है, क्या होता है मटेरियल वीकनेस, क्या होते हैं या तो हमारा जो सिस्टम है वो एडिकेट सिस्टम ही मिसिंग है, या फिर अगर वो है बट वो अनेबल है किसी चीज को जैसे एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट एंड करेक्ट करने में। ठीक है, ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा सच वीकनेसेस को मैनेजमेंट को, या फिर ऑडिट कमेटी अगर है तो उनको टाइमली बेसिस पे। कैसे करेगा, राइटिंग में करेगा, लेटर ऑफ वीकनेस जैसे बनाएगा, या फिर मैनेजमेंट मैनेजमेंट को लेटर भेज के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या आते हैं लेटर के अंदर क्या होंगे, लेटर में वो क्या क्या मेंशन करेगा कि एरिया ऑफ वीकनेस क्या है और उस अपने सजेशंस बता देगा। सेकेंडली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्लियरली इंडिकेट कर देगा कि मैं सिर्फ उन्हीं वीकनेसेस को डिस्कस कर रहा हूं जो मेरी अटेंशन में आए, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम ओपिनियन देना नहीं है या चेक करना नहीं है इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को। देन दिस लेटर सर्व्स एज अ वैल्यूएबल रेफरेंस होगा मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो सही कर पाए, अपने उन वीकनेसेस को दूर कर पाए, कंट्रोल्स को इंप्रूव कर पाए वहां पे। ठीक है, दिस लेटर मे आल्सो सर्व टू मिनिमाइज लीगल लाइबिलिटी
इन द इवेंट ऑफ मेजर डिफेल्केशन ऑफ लॉस और द वीकनेस फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल, यानी एक तरीके से हमारे लिए एविडेंस का काम करेगा। It should be appreciated that by writing a letter to the management about the weakness in the system, auditor is not absolved from his duty to report। यानी ऐसा नहीं है कि अगर उसने मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेस लिख दिया तो उसको अगर वो वीकनेस है अभी भी और मैनेजमेंट ने वो सही नहीं की तो वो इस चीज से छुटकारा नहीं पा लेता कि अब उसको अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, वो उसे अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट सब्सटीट्यूटेड। द नेक्स्ट क्या आता है, The practice of the issue of letter of weakness has a great merit in relieving the auditor from liability। अगर उस serious frauds या losses का कुछ ऐसा चांस होता है तो ऑडिटर अपने आप को एज अ प्रूफ वहां पे दे सकता है कि मैंने मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट की थी, मैंने अपना काम अच्छे ढंग से ड्यू डिलीजेंटली परफॉर्म किया है विदाउट एनी नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे केस डिस्कस्ड है। अब यहाँ पे क्या आता है, आईसीआई ने ऐसे जैसे 265 स्टैंडर्ड है वहां पे भी बताया गया है कि टीसीडब्ल्यूजी को हमें कम्युनिकेट करनी होती हैं, ऐसे इंपोज नहीं करता एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जो हमने बात 315 330 में इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग बात की गई है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई भी ऐसे 265 हमारे ऊपर ऑडिटर के ऊपर इंपोज नहीं करता। यानी उतने एक्सटेंट तक कि हमें इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है उतना ही हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली, कम्युनिकेट करेगा कि कौन सी उसे इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड हुई, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट में जो हो सकता है कि सफिशिएंट इंपॉर्टेंस थी आपकी नजर में लेके आने के लिए मुझे, ठीक है। ऑडिटर शुड determine on the basis of the auditor work performed, the auditor has identified, अपने काम के दौरान वो देखेगा कि मुझे कितनी वीकनेसेस डिटरमाइन हुई एक या एक से ज्यादा इंटरनल कंट्रोल में। अगर ऑडिटर को एक या उससे ज्यादा इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिलती है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड वेदर इंडिविजुअल इन कम्युनिकेशन, कहीं ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का रूप तो नहीं ले लेंगी। अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं तो वो कम्युनिकेट करेगा राइटिंग में, किसको करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पे। देन आता है ये सारे 265 के पॉइंट्स है। ऑडिटर जो कम्युनिकेट कर रहा है मैनेजमेंट को या टीसीडब्ल्यूजी को, वो देखो टीसीडब्ल्यूजी को उसने कम्युनिकेट कर दिया, वो साथ के साथ अब किसको कम्युनिकेट करेगा, मैनेजमेंट को भी। क्यों करे टाइमली बेसिस पे, देखो कब करेगा, इन राइटिंग करेगा, इंटरनल दैट द ऑडिटर हैज कम्युनिकेटेड, उसने मैटर सारा टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट कर दिया और तब वो कम्युनिकेट करेगा। अगर मान लो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट ही एक हैं तो उसको अलग से रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर डेफिशिएंसी जो इंटरनल कंट्रोल में उसे मिली, जो उसने कम्युनिकेट नहीं की थी किसी और को जैसे टीसीडब्ल्यूजी को, तो वो यहाँ पे मैनेजमेंट को वो बताएगा, मैनेजमेंट को वो कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब क्या आता है, ऑडिटर शैल इंक्लूड इन WR रिटन कम्युनिकेशन में वो क्या मैटर्स इंक्लूड करेगा अपने, जो वो रिटन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को दे रहा है, लेटर ऑफ वीकनेस दे रहा है, क्या वो मैटर्स को और डिस्क्राइब यहाँ पे क्या यूज करेगा। A description of the deficiencies and an explanation of their potential effect। deficiencies की description और उनका क्या impact हो सकता है। sufficient information देगा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे गलती है या कुछ ऐसे गलती नहीं, उसे sufficient information देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को या TCWG को ताकि वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि ऑडिटर क्या कहना चाह रहा है। ऑडिटर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द पर्पज ऑफ द ऑडिट सिर्फ मेरा ओपिनियन देना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल जो रेलिवेंट थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन के लिए, मैंने सिर्फ उन्हीं को चेक किया है, कंसीडर किया है, लेकिन मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा कि आपके इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। द मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड लिमिटेड हैं, जो मेरी नजर में आए, जो भी डेफिशिएंसीज आई, आई एम नॉट गिविंग अ क्लियर ओपिनियन ऑन दिस। तो ये सारे पॉइंट थे ऑडिटर को अपने रिटन कम्युनिकेशन में इंक्लूड। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव फ्रेमवर्क्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये फ्रेमवर्क्स क्या है कि ये जो टॉपिक है ये इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, तो आप इस टॉपिक को एग्जाम टाइम एक रीडिंग जरूर दे दीजिएगा इस टॉपिक को, और पहले से ही आप इस टॉपिक को जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए ताकि उन्हीं पॉइंट्स पर आप फोकस करके अगर आ भी जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन तो आप वही पॉइंट्स को अपना रिटेन रखिएगा और लिखिएगा अपने एग्जाम में। देन फ्रेमवर्क्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है,
जो कॉर्पोरेट इंटरनल कंट्रोल होते हैं एक तरीके का गवर्नेंस मैकेनिज्म्स होते हैं हर एंटिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वेदर अ कंपनी अडॉप्ट, या तो वो ग्लोबल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क अडॉप्ट करेगी या वो खुद का डेवलप कर सकती है। मैनेजमेंट हमेशा गाइड लेती है कि नीड टू सेफगार्ड बिजनेस वैल्यू को सेफगार्ड करती है एंटिटी मैनेजमेंट। देन कंट्रोल शुड बी बिल्ट एंड एस्टेब्लिश विद इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल्स हमारे आइसोलेशन में काम करें, ऑलरेडी हम पॉइंट इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट फॉलोज दैट रेदर देन डेवलपिंग ए सेपरेट रिस्क रिपोर्टिंग सिस्टम collects, it would be more appropriate to build an early warning mechanism into existing management information system में हम built in करते हैं, ठीक है। तो whether they have enough timely relevant और reliable reports, इनके एक तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा तो आइडेंटिफाई असेस हमारे जो रिस्क है वो अर्ली हो जाएंगे और एक्शन लेके हम अपना को ठीक कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल कंट्रोल फंडामेंटल है कि हमारे डे टू डे रूटीन बिजनेस में होती है और असेस करता है हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। वाइडर इन स्कोप होता है क्योंकि ये सारे कंट्रोल, स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर कंट्रोल्स को ये कवर करता है। एंड नॉट लिमिटेड टू दो जो डायरेक्टली फाइनेंशियल के साथ होते हैं, उसके साथ तो सिर्फ ऑडिटर का कंसर्न होता है। देयर आर मैनी इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स हैं। अब गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ आईएफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के आईसीआई ने क्या है कि स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ा दिया है। और ये क्या होता है बेसिकली, इसको हमने कंपनी ऑडिट चैप्टर में भी कवर किया था। सेक्शन 143 में ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कंपनीज हैं उनमें ऑडिटर को वो रिपोर्टिंग देनी जरूरी है। वही सारे पॉइंट्स है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग ऑडिट मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है या नहीं, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर्ड हैं। देन इंटरनेशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कोसो फ्रेमवर्क। इसकी आप जो है कि डेफिनेशन इसका जो है कि कमिटीज ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, ये आप यहाँ पे रिटेन करना। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑपरेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। मोर देन 20 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसमें और मोर देन 5 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स? वही कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इंटरनल कंट्रोल में है। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट जो एंटिटी का खुद को होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स। देखो which is relevant every entity and must be present and functioning in the, हमारे इफेक्टिव कंट्रोल जो ये 17 प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे देखेंगे वो हमारी एंटिटी में, हर एंटिटी के सिस्टम में इंटरनल कंट्रोल में होना चाहिए। वही पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। और कंट्रोल एनवायरनमेंट वही, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, ओवरसाइट का, चाहे इसमें ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस टॉपिक। अब आता है इंपॉर्टेंट कोसो फ्रेमवर्क जो है वो असेस करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ताकि हमारे मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। बेसिकली 3 कैटेगरीज, जैसे हमने वहां पे देखा था ना इंटरनल कंट्रोल की जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें देखा था इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाया जाता है, पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं, ताकि ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस में हम गड़बड़ ना हो सके। उस गड़बड़ को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करेक्ट करने में इंटरनल कंट्रोल की एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स वही बात करते हैं। देन लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आपने देखा कि वही ह्यूमन एरर और सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। नेक्स्ट आता है कोको फ्रेमवर्क। ये कब पब्लिश किया था? इन कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ने, ठीक है। तो कोको का क्या डिटरमाइंड है कि क्राइटेरिया ऑफ कंट्रोल, इसमें 4 एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एंड लर्निंग। वही बात है, इन सबको हम पूरा रिटेन करना डिफिकल्ट है। कुछ पॉइंट्स आप इसके याद कर लेना ताकि ये आपको अगर एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है तो वो भी वहां पे हेल्पफुल हो, ठीक है। द फ्रेमवर्क एम्फेसाइजेस दैट द कंट्रोल इन्वॉल्व्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन बट बिगिंस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। एम्प्लॉय से शुरू होकर सारी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। तो 4 एरियाज क्या है? पर्पस, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, लर्निंग। देन नेक्स्ट आता है कॉबिट फ्रेमवर्क। यहाँ पे भी हाईलाइटेड पोर्शन आप कवर कर लेना कि क्या है। 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, 34 हाई लेवल प्रोसेसेस हैं, 4 डोमेन्स पे कैटेगराइज्ड है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। मेनली यानी एक तरीके से आप अगर इन पॉइंट को एनालाइज करोगे कि जो भी हमारी एंटिटी में पूरा काम हो रहा है तो उन सभी पॉइंट को कवर, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के काम में भी इंटरनल कंट्रोल का होना, एक्विजिशन इम्प्लीमेंटेशन में भी, डिलीवरी सपोर्ट में भी और मॉनिटरिंग इवेल्युएशन में भी।
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इंटरनल कंट्रोल, गाइडेंस फॉर डायरेक्टर्स ऑन द कंबाइंड कोड, जो भी कंबाइंड कोड है उसके द्वारा कि कैसे डायरेक्टर्स के लिए गाइडेंस है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो था इंग्लैंड एंड वेल्स अग्री किया लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की टू असिस्ट द लिस्टेड कंपनीज। किसके लिए? ये लिस्टेड कंपनीज के लिए है कि आप एक कोड रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करो। की प्रिंसिपल उस कोड के क्या होंगे कि आपके पास इंटरनल साउंड सिस्टम आप मेंटेन करके रखोगे, डायरेक्टर्स एनुअली एटलीस्ट एनुअली उस सिस्टम को रिव्यू करेंगे, कुछ गड़बड़ है या कुछ भी सर्कमस्टांसेस है शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर्स। कंपनीज विच डू, जिनके पास इंटरनल ऑडिट का फंक्शन नहीं है ना, उनको टाइम टू टाइम ये चीज खुद रिव्यू करनी पड़ती है। देन गाइडेंस रिक्वायर, ऑडिटर को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जजमेंट की, रिव्यूइंग हाउ द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड कोड, मतलब सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट किया है नहीं, और कोड रिलेटिंग टू द जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी इंटरनल कंट्रोल की उसके रिगार्डिंग। ठीक है, द गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द अडॉप्शन बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू एस्टेब्लिशिंग sound system of internal control and reviewing the effectiveness. This system should be incorporated by the company अपने नॉर्मल मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रोसेसेस के साथ होना चाहिए। इसको एक सेपरेट एग्जिस्टेंस या आइसोलेशन में स्टडी नहीं करना। देन लास्ट आता है सार्बेन-जोक्ले एक्ट। क्या है इसमें? ये मैंडेट करता है किसको? ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को मस्ट एस्टेब्लिश इंटरनल कंट्रोल और प्रोसीजर्स। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड ना हो, ठीक है, ताकि वो प्रोसीजर्स स्ट्रिंजेंटली फॉलो हो। ठीक है, और ये क्या बताता है, इसके क्या रूल्स हैं और PCAOB के क्या स्टैंडर्ड है, क्या है मेनली मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी फॉर्मल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स का, और टेस्ट वगैरह इंक्लूडेड होंगे जिसमें एनुअल रिपोर्ट बताएगी वो अपने ICFR के ऊपर। ICFR क्या है? यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोवाइड करेंगे अपना दो ओपिनियन देंगे यहाँ पे, एक तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन देंगे वो ICFR पे भी, जैसे हमने देखा था कंपनीज एक्ट बताता है, और दूसरा वो जो अपना नॉर्मल ओपिनियन देते हैं वो। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इंटरनल कंट्रोल की, वैसे हमने कौन सी यूज करनी है? कोसो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन। Then management needs to determine whether the system of internal control in effect as to date of assessment वो हमें reasonable assurance दे रहा है या नहीं कि material weaknesses या material errors नहीं है in either interim or annual financial statement will be, अगर हैं तो वो prevent detect correct हो जाएंगी। तो रूल्स जो हैं हमारे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रिक्वायर करते हैं कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को में इंक्लूड करना होता है हमें इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट जो मैनेजमेंट बनाती है। दैट कंटेन्स क्या क्या चीजें होंगी इसमें, क्या कुछ स्टेटमेंट्स हैं मैनेजमेंट की भी हैं, ऑडिटर की भी है। यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेटमेंट आएगी कि हाँ हमारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल बनाना। अ स्टेटमेंट आइडेंटिफाइंग द फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट ने कौन सा यूज किया, FRF या फिर कंप्लायंस। मैनेजमेंट की असेसमेंट क्या है कि वीकनेसेस को लेके और इन सारे पॉइंट्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट परमिटेड टू कंक्लूड दैट द कंपनीज इंटरनल, देखो मैनेजमेंट ये नहीं कह सकती कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं इफेक्टिव हैं, जहां पे एक या दो मटेरियल वीकनेसेस है वहां पे भी मैनेजमेंट ये चीज क्लैरिफाई नहीं कर सकती। अ स्टेटमेंट कौन देगा? अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म यानी ऑडिटर देगा कि वो सर्टिफाई करेगा कि दैट ही इज इशूड अ अटेस्टेशन रिपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट की असेसमेंट के ऊपर। ये जो सारी रिपोर्ट है वो एनुअल रिपोर्ट में सारी स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड होनी चाहिए। द फाइनल रूल्स आल्सो रिक्वायर अ कंपनी टू फाइल एज पार्ट ऑफ द कंपनी एनुअल रिपोर्ट के साथ अटेस्टेशन रिपोर्ट भी फाइल होनी चाहिए ऑफ द रजिस्टर्ड पब्लिक ऑडिट, जो भी जैसे हम रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं दैट द ऑडिटेड कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये जो अटेस्टेशन रिपोर्ट भी फाइल होनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 3। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मोर ओवर इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप इजिली जस्ट स्किप दैट टॉपिक्स, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको कुछ थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। और मेनली जो टॉपिक है वो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर है, इंटरनल चेक सिस्टम, और जो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए, और इस चैप्टर को जैसे मैंने आपको बाकी ऑडिट के लिए गाइड किया था कि आप एक बार अपनी सारी ऑडिट कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद आप धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को उठाइए, डेली बेसिस पे उसे रिवाइज कीजिए, तो जो भी आपको पॉइंट्स हैं वो अच्छे से रिटेन रहेंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स की 1.5 डे प्रिपरेशन के लिए।
तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑडिट एंड लॉ बाय जैस्मिन। थैंक यू।